टेक्निकल्स की तरफ भी अब रुख करते हैं कि आफ्टर ऑल टेक्निकल ब्रेकआउट तो हुआ ही है। राजेश पलाविया हमारे साथ हैं और भी हमारे साथ मित्र जुड़ रहे हैं आज। संतोष मीना ऑफ कोर्स। राजेश, आपसे सबसे पहले पूछूंगा मैं, ये बाय ऑन डिप्स मार्केट नजर आता है 3 दिन की पावरफुल रैली के बाद? जो लॉन्ग ट्रेडर्स जुड़ नहीं पाए या घबरा गए या साइड में रह गए, क्या उनको आज की सुबह की जो गिरावट है वो बाय करनी चाहिए या थोड़ा रुक के बाय करना चाहिए? गुड मॉर्निंग अजय जी, गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, काफी स्ट्रांग मोमेंटम हमने लास्ट 3 सेशन में देखने को मिला। ऑलमोस्ट 17,800 पे हम अब ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। जिस तरीके से डेटा बने हैं वो ये दिखाते हैं 17,700 17,800 की स्ट्राइक पे काफी एग्रेसिव पुट राइटिंग कल के सेशन में देखने को मिली, और जो 17,800 900 की स्ट्राइक पे कॉल राइटर थे वो अपनी पोजीशंस को शिफ्ट करते हुए दिखे, जो अब 18,000 18,100 200 की स्ट्राइक पे अब कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन शिफ्ट करते हुए दिखे। तो ये तो काफी इंटरेस्टिंग डेटा बना है निफ्टी में। और अगर हम ओवरऑल सेटअप भी देखें तो निफ्टी में जो फॉल आया था करीब 18,600 से 16,500 के आसपास से, वहां से अगर हम रिट्रेसमेंट को भी देखें तो निफ्टी में तो एक आउट परफॉर्मेंस बना हुआ है। ऑलमोस्ट 61% रिट्रेस ऑलरेडी निफ्टी हो चुकी। तो ये दिखाता है कि स्ट्रॉन्ग सेटअप अब यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। जो नियर टर्म चार्ट पे जो वीकनेस थी वो कहीं ना कहीं अब वहां पे अब स्ट्रेंथ में कन्वर्ट होते हुए दिख रहा है। सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर अब निफ्टी ट्रेड करते हुए दिख रही है। हो सकता है कि ये 3-4 दिन का जो एक स्ट्रॉन्ग अपमूव बना है, कहीं एक माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग जरूर आज देखने को मिले, लेकिन अपॉर्चुनिटी रहेगी ये, अगर कोई डिप मिलती है आज के सेशन में 17,700 के आसपास अगर निफ्टी आता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने के लिए। क्योंकि अब हमें लगता है कि जब तक निफ्टी 17,650 17,700 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे कंटिन्यू रहेगा, ये मार्केट में अब यहाँ से और अपसाइड का मोमेंटम यहाँ से कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। तो आज हम यहाँ सजेस्ट करेंगे अगर कोई डिप मिलती है टुवर्ड्स 17,765 17,760 के आसपास तो बिल्कुल बाय करना चाहिए 17,720 के स्टॉप लॉस से। अपसाइड में हम टारगेट मान के चल रहे 17,850 17,880 तक निफ्टी में वापस आते हुए दिख सकते हैं। संतोष, बैंक निफ्टी की बात करते हैं। वहां पे सबसे ज्यादा स्टार परफॉर्मेंस हुई है। हम इस बारे में कल लास्ट 2-3 हफ्तों से बात कर रहे थे निकुंज से भी। बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्मेंस कब तक रहेगी? जिस हिसाब से थर्ड क्वार्टर अपडेट्स आ रहे हैं लेंडर्स के, चीजें इंप्रूव होती हुई नजर आ रही हैं ऑन ग्राउंड। चार्ट्स पे तो काफी इंप्रूव हो गई है। अभी भी लगता है आपको इसमें जूस है नियर टर्म? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मुझे लगता है बैंक निफ्टी आज कंटिन्यू आएगा। आप और टेक्नोलॉजी स्टॉक्स थोड़ा सा बैकफुट पर आए थे, तो आज हमारे यहाँ भी शायद टेक्नोलॉजी स्टॉक्स निफ्टी पे थोड़ा सा दबाव दिखाते नजर आए, लेकिन बैंक निफ्टी आउटपरफॉर्म कर सकता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो क्रेडिट स्विस CLSA का अपग्रेड आया है, HDFC बैंक पर, जेफरी का ICICI बैंक पर आया है, और सभी बैंकिंग के लिए अच्छी रिपोर्ट्स आ रही है। और बैंक निफ्टी जैसे ही इसने अपना 35,700 का रेजिस्टेंस क्रॉस किया था, एक मैसिव शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिली थी। तो इसमें अभी और स्कोप है, 37,250 का इमीडिएट टारगेट नजर आता है। तो आज मान लो SGX निफ्टी माइनर नेगेटिव ओपनिंग दिखा रहा है, तो इसमें कोई डिप मिलता है 36,550 600 के आसपास, तो यहाँ बाय करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 36,300, जहां पर टारगेट रहेगा 37,000 एंड 37,250। 37,250 से 500 का एरिया क्रॉस करता है तो आने वाले दिनों में इसमें और बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। राइट, निकुंज भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निकुंज, गुड मॉर्निंग। अभी मैं डिम्पी से यही बात कर रहा था कि 3-4 हफ्ते से हम लोग अपने व्यूअर्स का ध्यान बैंकिंग सेक्टर की तरफ डाल रहे हैं। जिस हिसाब से थर्ड क्वार्टर अपडेट्स भी आ रहे हैं लेंडर्स के, जिस हिसाब से बैंक ने एक लीडरशिप ली है, अब आपका क्या व्यू बन रहा है? ये सिर्फ शॉर्ट टर्म फिनोमेना लग रहा है या बाजार बैंक्स को अभी ज्यादा देर तक इग्नोर नहीं कर सकता जिस हिसाब से एक लीडरशिप वापस आई है? कुछ आपको मेरी आवाज आ रही है? निकुंज, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि बैंकिंग सेक्टर को आपने पहले भी फ्लैग ऑफ किया था, अभी आपका क्या व्यू बन रहा है जिस हिसाब से बिग ब्रेकआउट दिख रहा है, लेंडर से Q3 अपडेट्स आ रहे हैं?
अजय देखिए, बैंकिंग सेक्टर में जैसा हम लोग मेंटेन कर रहे हैं कि एक अंडर परफॉर्मेंस है, वह एक अंडर परफॉर्मेंस हो सकता है, आउट परफॉर्मेंस हो जाए। और अंडर परफॉर्मेंस आउट परफॉर्मेंस जो होता है कि हमेशा रिलेटिव बेसिस पे देखा जाता है। हमने देखा था दिसंबर के महीने के अंदर, हालांकि ऐसा कोई बैंक्स के लिए खराब नहीं कुछ आया था, मगर मार्केट भी ठीक थे, वॉलेटिलिटी ज्यादा थी, मगर जो बैंक निफ्टी है वह काफी अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो अंडर परफॉर्मेंस के कारण क्या थे? क्या एनपीए कंसर्न्स हैं? क्या ग्रोथ कंसर्न्स है? क्या इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है? क्या कॉर्पोरेट्स ने किसी प्रकार का रेड फ्लैग रेज करा है? द आंसर टू दैट इज नो। लास्ट क्वार्टर आई थिंक वाज वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टर्स फॉर द इकोनॉमी। कोरोना का जो इम्पैक्ट है वह इस क्वार्टर के अंदर थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। तो जब इकोनॉमी अच्छी चल रही है, एनपीए कंसर्न्स हमारे पीछे हो चुके हैं, फिनटेक को लेकर के जो एक वैल्यूएशन स्केयर आया था ट्रेडिशनल बैंक्स के अंदर, ट्रेडिशनल एनबीएफसीज के अंदर, वो खत्म हो चुका है। तो क्या कारण था भाई बैंक्स नीचे गए? मेरे हिसाब से प्रमुख कारण था अंडर परफॉर्मेंस का एफआई सेलिंग। एफआई बड़े शेयर्स बेच रहे थे, इनकी बैंक्स में ओनरशिप ज्यादा है और उन्होंने बेचा तो उसका सीधा प्रभाव छोटे बैंक्स में भी पड़ा था। सेकंड, इन्फ्लेशन का स्केयर आ गया था। मगर मैं मेरे दर्शकों को दोबारा बताना चाहूंगा कि जब इन्फ्लेशन आती है तो इन्फ्लेशन अक्सर पहले चरण में डिमांड की वजह से आती है, जिसके अंदर बैंक्स को बेनिफिट होता है। क्यों बेनिफिट होता है भाई? आपने डिपॉजिट करा और ब्याज दर बढ़ गई, तो सपोज आपके डिपॉजिट पे बैंक्स आपको 4 या 4.5% या 5% इंटरेस्ट रेट रहता है। मगर जब इंटरेस्ट रेट बढ़ती हैं तो बैंक्स जब लोगों को पैसा देता है, लेंडिंग करता है, तो लेंडिंग की रेट वो बढ़ा देता है। तो डिपॉजिट पहले चरण में नीचे होते हैं और आपकी लेंडिंग ऊपर होती है, तो आपके मार्जिन्स पहले चरण में बढ़ते हैं। तो अगर रेट्स बढ़ते भी हैं तो पहले चरण के अंदर बैंक्स को बेनिफिट मिलेगा, मेरा यह मानना है। तो इन दो फैक्टर्स को अगर हम जोड़ें, इकोनॉमी की स्थिति और बैंक्स का अंडर परफॉर्मेंस, तो मुझे लगता है कि जो बैंक्स में जो हमने एक तकनीकी ब्रेकआउट देखा, एक टेक्निकल ब्रेकआउट देखा, एक अंडर परफॉर्मेंस देखा है, मेरे को लगता है वो ठीक हो सकता है। अब जो नया सेक्टर है मेरे हिसाब से जिस पे नजर रखनी चाहिए अजय, वह रहेगा इंश्योरेंस सेक्टर। देखिए, इंश्योरेंस सेक्टर को पिछले साल बहुत मार पड़ी थी, जबरदस्त मार पड़ी थी। 2020 में मार पड़ी थी, 2021 में मार पड़ी थी। इंश्योरेंस एक ऐसा सेक्टर है अजय जहां पर अगर आप डेटा देखें, और मैं डेटा देख रहा था, लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं, बड़ी लिस्टेड कंपनीज हैं, 24 से ज्यादा कंपनीज हैं, लिस्टेड और अनलिस्टेड। यह एक सेक्टर है जहां पर अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स और नॉन लिस्टेड प्लेयर्स आर लूजिंग मार्केट शेयर टू द लिस्टेड प्लेयर्स। यह ट्रेंड काफी पॉपुलर है। एलआईसी का इशू मुझे लगता है आ जाएगा, जिस तरह से सरकार से हमें इंडिकेशन आ रहे हैं, तो हो सकता है एलआईसी का इशू, रिसेंट अंडर परफॉर्मेंस, the market share gain for listed players, growth coming back, all of these factors are telling me that insurance sector के अंदर भी आने वाले दिनों में, स्पेशली लाइफ इंश्योरेंस में, उछाल आ सकता है। निकुंज, अभी आप गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी आप जैसे अभी इंश्योरेंस कंपनीज की बात बता रहे हैं, इसमें किस पे ज्यादा फोकस किया जाए? क्योंकि 3-4 बड़े प्लेयर्स हैं जिनके पास पूरा मार्केट है। इसमें से कोई और स्पेसिफिक नाम आप बताना चाहते हैं क्या? जिन भी लाइफ इंश्योरेंस में फोकस ज़्यादा इस समय रखिए। लाइफ इंश्योरेंस में इस समय ज़्यादा फोकस इसलिए रखना चाहिए बिकॉज जो कोरोना काल के अंदर सेकेंड वेव के समय जो कैजुअलिटीज़ हुई थी, और हम फिंगर्स क्रॉस करते हैं कि इस समय कोरोना के नंबर हालांकि फैल रहे हैं, मोर्टेलिटी नहीं बढ़े, तो इस समय मार्केट को लगता है भाई लेट्स सी हाउ द इंटायर ओमिक्रॉन वेव इज मूविंग। और इसकी वजह से इंश्योरेंस कंपनीज में जो ग्रोथ वापस आ रही है, मार्केट उसको फैक्टर इन नहीं कर रहा है बिकॉज मार्केट्स आर इन अ वेट एंड अ वॉच मोड। तो अगर ओमिक्रॉन, जो हम सब, हमें इनिशियल एविडेंस मिल रही है कि उसको लेकर के नंबर ज्यादा है, हॉस्पिटलाइजेशन कम है और मोर्टेलिटी रेट कम है, तो मोर्टेलिटी रेट अगर कम होगी तो शेयर बाजार को सेकेंड वेव के बाद जो फियर आया था कि इंश्योरेंस कंपनीज को जो फर्क पड़ा था, उनके पे आउट में, प्रॉफिटेबिलिटी में जो फर्क पड़ा था, वह शायद थर्ड वेव से ना हो। तो अगर ये सिनेरियो प्ले आउट होता है तो जाहिर है लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज विल हैव एन एज ओवर अदर, विल हैव अ एज। तो जो बड़ी 3-4 कंपनियां हैं, सबसे बेहतरीन कंपनी अगर आप देखें ब्रांड और रीच के हिसाब से एचडीएफसी लाइफ है, मगर वह रीच है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है। आईसीआईसीआई प्रू के मैं नंबर देख रहा था, वह भी बढ़िया थे। तो कुल मिलाकर के अगर आपको खेलना है तो बास्केट में ही खेलना पड़ेगा, मगर टॉप 2-3 इंश्योरेंस कंपनीज राइट नाउ आर लुकिंग इंटरेस्टिंग फॉर अ मीडियम टर्म।
तो ये कुछ ऐसी कंपनियां, लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां अच्छी लग रही हैं, यहाँ पर फोकस करिए। निकुंज, आपने बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर की बात की, लेकिन इसके अलावा जो अब देखिए हम जो तेजी देख रहे हैं, एफआईएस की खरीदारी भी अब वापस लौट रही है, तो इस तेजी में और कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर कि आप फोकस करेंगे? क्योंकि अब हम देखेंगे कि अब अर्निंग भी अब जल्द ही शुरू होने वाली है, तो इस समय कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर कि जिसको कि आप वॉच करेंगे इस समय? देखिए पूजा, बड़ा सेक्टर तो आईटी रहेगा, जाहिर है आईटी एक्सक्यूज मी, आईटी के नंबर्स आने वाले हैं 10 तारीख से टीसीएस, फिर उसके बाद इन्फोसिस, उसके बाद फिर विप्रो, फिर एचसीएल टेक, के 4 बड़े नंबर हैं। एक्सेंचर ने इस बार उम्मीदें ज़्यादा कर दी हैं कि भाई इस सेक्टर के अंदर अच्छा ही होगा, स्टॉक्स के अंदर रनअप हुआ है, तो बड़ा सेक्टर तो वही रहेगा। मगर जो कल छोटा सेक्टर था, आप लोग भी बात कर चुके हैं, हमने भी बात करी है और हम आज दिन भर बात करते रहेंगे, वह था शुगर सेक्टर अगर तेजी में आ रहा है तो इज दैट एन इंडिकेशन दैट सॉफ्ट कमोडिटी सेक्टर में भी तेजी आ रही है? 1 सेकंड, क्या इस समय कमोडिटी सेक्टर रिविजिट करना चाहिए? क्या मेटल्स के अंदर इस समय एक अच्छा शेकआउट आ चुका है? क्या मेटल स्टॉक्स में दोबारा नजर रखनी चाहिए? मेरे हिसाब से नजर रखनी चाहिए। तो कुछ दिन के लिए मुझे लगता है कि मेटल, सॉफ्ट कमोडिटीज, ये जो पॉकेट है, इस पर दोबारा नजर रखनी चाहिए। ठीक है निकुंज सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए, बताने के लिए। बैंकिंग के अलावा एक इंश्योरेंस सेक्टर है जिस पे ध्यान रख सकते हैं और मार्केट्स पे भी अपना आउटलुक यहाँ पे देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर आज फिर से समय देने के लिए। हमारे साथ 2 मेहमान हैं, संतोष जी हैं और साथ ही राजेश पलविया है। संतोष सर, आपसे हम जरा आज की टेक्निकल कॉल्स की भी शुरुआत करते हैं। आपके शेयर्स कौन से, जरा वो बता दीजिए। जैसा हमने डिस्कस किया कि बैंकिंग सेक्टर आज आउट परफॉर्म कर सकता है, स्पेशली इकोनॉमी फेसिंग बैंक्स, तो आईसीआईसीआई बैंक लीडर है बैंकिंग सेक्टर में, आउट परफॉर्म कर रहा है और मुझे लगता है आने वाले समय में आउट परफॉर्म करता नजर आएगा। आज भी इसका हम चार्ट देखें तो आईसीआईसीआई बैंक में एक अच्छे बेस बनाने के बाद डबल बॉटम का ब्रेकआउट आया है, तो ये तेजी जारी रहने की उम्मीद है। तो ये अभी अराउंड 773 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यहाँ 762 रुपीज का इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा, 790 रुपीज का टारगेट रहेगा। मेरा दूसरा स्टॉक है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। एक्चुअली स्टॉक ने अच्छा बेस बना के चलने की कोशिश की थी, लेकिन एक मारिको की अपडेट के बाद इसमें एक पुल बैक देखने को मिला, लेकिन पुल बैक के दौरान इसने अपने 50 डे और 20 डे मूविंग एवरेज को बहुत अच्छे से रेस्पेक्ट किया और वहां से कुछ कल बाउंस बैक दिखाने की कोशिश की है और कल इंटरेस्टिंगली 940 की स्ट्राइक पर हैवी पुट राइटिंग होते दिखी है और 1000 रुपीज तक की अपसाइड इसमें नजर आती है। तो मैं यहाँ कॉल ऑप्शन के जरिए इसको अप्रोच करूंगा, 960 का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह दूंगा जो अराउंड 24 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ 19 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा एंड 32 रुपीज का टारगेट रहेगा। मेरी आज की जो आखिरी कॉल है वो मिड कैप काउंटर से है और एक स्मॉल टिकट साइज काउंटर है जीएमआर इंफ्रा। कल जहां मिड कैप और स्मॉल कैप में ऊपर से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी, ये स्टॉक अपने डेज हाई के आसपास एंड हुआ था और टेक्निकली काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। स्टॉक में अच्छी स्ट्रेंथ है। कल पुल बैक के दौरान इसने अपने 10 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट किया और फिर से तेजी दिखा रहा है, तो यहाँ पे बाइंग की सलाह रहेगी। यहाँ पे 46.8 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा एंड 50 रुपीज 0.25 का टारगेट रहेगा। तो मेरी ये थी आज की 3 पिक्स। ठीक है, तो ये कुछ एक इम्पोर्टेंट शेयर्स थे जो आपको बता रहे थे संतोष। राजेश सर, एक बार अगर आपकी तरफ से आज के शेयर्स कौन से होंगे? तो डिम्पी जी, मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिफेंसिव स्टॉक्स की तरफ जाना चाहूंगा, जहां स्टॉक्स में एक शॉर्ट कवरिंग का मूव बना, जहां पे अंडर परफॉर्मेंस था और कल रिकवरी के ट्रेड बने, वहां पे मैंने फोकस किया है। और पहला स्टॉक मेरा एफएमसीजी पैक से HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर रहेगा। ये स्टॉक का अगर हम सेटअप देखें तो ये 3rd कंसेक्यूटिव वीक है जहां पे हायर हाई फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं, जो दिखाता है कि एक करेक्शन के बाद स्टॉक में वापस से स्ट्रेंथ लौटते हुए दिख रही है। और जिस तरीके से कल के डेटा सेटअप बने, कल एक शॉर्ट कवरिंग का मूव इसमें क्लियरली देखने को मिला है। तो हमें लगता है हिंद यूनिलीवर को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। 2440, 2455 ये ट्रेडिंग टारगेट हमें लगता है इसमें आते हुए दिख सकते। 2365 के स्टॉप लॉस से HUL बाय करने की सलाह रहेगी। जो दूसरा स्टॉक यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो है भारती एयरटेल का। इसमें भी कल शॉर्ट कवरिंग का मूव बना है। करेक्शन के बाद स्टॉक में 3rd कंसेक्यूटिव वीक है जहां पे एक स्ट्रेंथ बनते हुए दिख रही है, लौटते हुए दिख रही है और नियर टर्म चार्ट पे कहीं ना कहीं एक रिवर्सल के सिग्नल यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। जिस तरीके से भारती का सेटअप है, करेक्शन के बाद ओवरसोल्ड टेरिटरी से जो रिकवरी बनी, हमें लगता है भारती यहाँ पे अब 730 की तरफ मूव करते हुए दिखेगा।
तो 685 के स्टॉप लॉस से भारतीय एयरटेल बाय किया जा सकता है। जो तीसरा स्टॉक हमें अट्रैक्टिव लग रहा है वो है फर्टिलाइजर स्पेस से, और उसमें हमने कोरोमंडल पे यहाँ पे फोकस करेंगे। कल ऑलमोस्ट 9% के आसपास के लॉन्ग बिल्टअप ओपन इंटरेस्ट ऐड होते हुए दिखा है, और कल पूरा सेक्टर ही एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहा था। तो शुगर, फर्टिलाइजर दोनों ही सेक्टर में एक अच्छा मूव बनते हुए दिख रहा था, और जनरली हमने देखा है बजट के पहले ये दोनों सेक्टर में एक अच्छा बाइंग रुझान बनते हुए आता है। तो कोरोमंडल को यहाँ पे बाय करेंगे 810 के टारगेट के लिए, 755 का स्टॉप लॉस यहाँ पे नियर टर्म चार्ट पे हमें लगता है कि लगा के यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश है। अब हम बात करते हैं, इनफैक्ट हमारे टेक्निकल एनालिस्ट तो हैं ही हमारे साथ, गौरांग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फंडामेंटल्स पे, और हमारे सारे रिसर्चर्स भी आ रहे हैं ये बताने के लिए कि कौन से स्टॉक्स पे आपको नजर रखनी चाहिए और वहां पे न्यूज ट्रिगर क्या है। शरद से शुरुआत करते हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। बताइए कौन से स्टॉक्स हैं आज आपके रेडार पे? गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले बंधन बैंक की तीसरी तिमाही की अपडेट आई है। थोड़े मिले जुले देखे गए हैं आंकड़े, क्योंकि आप डिपॉजिट्स देखिए या एडवांसेस देखिए, दोनों में 11% का बढ़ोतरी देखने मिला है। कासा रेशियोज हमने देखा तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 300 बेसिस पॉइंट्स का अपटिक देखने मिला है, और 1.5% जो है अगर सीक्वेंशियली देखा गया तो वहां पे जो है ग्रोथ देखने मिल रहा है। और इसके अलावा देखिए तो थोड़ी सी कलेक्शंस में भी डिप आई है, तो ये बंधन बैंक फोकस में रहेगा। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी तीसरी तिमाही के अपडेट आए हैं, जहां पे डिपॉजिट्स में लगभग 49% का ग्रोथ देखने मिला है, और एडवांसेस में ऑलमोस्ट 33% का। कासा रेशियो लेकिन यहाँ पे बेहतर हुई है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 17% का ग्रोथ देखने मिला है। डॉक्टर रेड्डीज लैब्स ही रहेगा फोकस। इन्होंने जो है मोलनुपिराविर का जो प्राइसिंग है लगभग 1400 रुपए प्रति 40 के कैप्सूल पैक वो भी लॉन्च की है, और ये कोविड ड्रग है मोलनुपिराविर की मोलीफ्लू ब्रांड का। और आखिर में थर्मैक्स के बारे में बात करेंगे, जहां पे उन्होंने 550 करोड़ का ऑलमोस्ट ऑर्डर जो है एक इंडियन पावर पब्लिक सेक्टर कंपनी से उठाया है। ठीक है, ये कुछ एक स्टॉक्स थे जिनके साथ न्यूज़ थी, और न्यूज़ का इम्पैक्ट आपको पॉजिटिव और नेगेटिव जैसे जैसे होगा वो आपको शरद बता भी रहे थे। लेकिन ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स भी समझ लेते हैं। पूजा के पास पूरी रिपोर्ट्स हैं। पूजा, बताएं आप। जी, शुरुआत जेएसपीएल से कर लेते हैं। सीएलएसए ने अपनी रिपोर्ट जारी की है और खरीदारी की राय बरकरार रखे हुए हैं। लक्ष्य है 576 का। ग्रोथ के लिए कंपनी के जो प्लान्स हैं वो काफी अच्छे हैं, और एक एक्सपेंशन कर रही है लगातार कंपनी, उससे काफी ज्यादा फायदा होने की बात की जा रही है। और इसके अलावा इन एक्सपेंशन प्लान्स में जो कंपनी अपने कॉस्ट सेविंग मेथड्स जो अपनाएगी उससे भी आने वाले समय में काफी फायदा होने की बात की जा रही है जेएसपीएल को। तो खरीदारी की राय बरकरार है सीएलएसए की तरफ से। इसके अलावा जेफरीज ने कुछ फार्मा कंपनियों में अपनी जो कवरेज है वो इनिशिएट की है। लॉरस लैब पर 628 के लक्ष्य के साथ कवरेज शुरू किया है, और इनका मानना है कि एंटी रेट्रोवायरल एपीआई मैन्युफैक्चरिंग में इस सेगमेंट में कंपनी काफी मजबूत है। और इसके अलावा कंपनी ने फिनिश्ड डोसेज और कस्टम सिंथेसिस में भी अपना कारोबार बढ़ाया है, तो इस वजह से ये कवरेज शुरू की है। इसके अलावा ग्लैंड फार्मा पर भी जेफरीज ने अपनी कवरेज इनिशिएट किया है। 4,566 रुपए प्रति शेयर के लक्ष्य के साथ कंपनी ने काफी समय से अपने कुछ सेगमेंट में एक्सपर्टीज बिल्डअप की है। यूएसएफडी ऑडिट्स में भी कंपनी का रिकॉर्ड काफी अच्छा है, और पर्याप्त कैपेसिटी होने के कारण कंपनी नए मार्केट में भी एंट्री लेने जा रही है। तो ये दो फार्मा कंपनियों पर जेफरीज ने अपनी रिपोर्ट इनिशिएट की है, यहाँ पर नजर रखें। और मेटल स्टॉक्स आज भी फोकस में रह सकते हैं। राइट, गौरांग की तरफ जाते हैं। गौरांग, गुड मॉर्निंग। ये जो लेंडर्स के थर्ड क्वार्टर नंबर्स आ रहे हैं, चाहे वो बंधन, एयू, बजाज फाइनेंस, ये भी कहीं ना कहीं जो लेंडर्स ने एक तरह की रैली को पुश किया है इंडियन मार्केट में, और अपने अंडर परफॉर्मेंस को रिवर्स करने की अटेम्प्ट हो रही है। आपको लगता है ये इस मूव को पावर करेगा और ज्यादा? गुड मॉर्निंग। धन्यवाद अजय, और आपको सभी को सुप्रभात हमारे तरफ से। तो वित्तीय क्षेत्र में अगर हम एक तरफ बात करते हैं अजय के अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, लोग अपनी क्षमताएं बढ़ाएंगी, सरकार के तरफ से निवेश किया जाएगा,
जो क्षमता है उसमें विस्तार करने के लिए, भारत निर्माण करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के निवेश करना है वो करेंगे। और निजी क्षेत्र भी मेरे ख्याल से इसमें पीछे नहीं रहेंगे, वो भी अपनी अपनी जो क्षमता विस्तार योजना है वो लागू करेंगे। और ये सभी के लिए, और एक आम आदमी के लिए कि अगर आप देखने जाए तो चाहे वो स्मॉल टिकट रिटेल लोन्स हो या फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स हो या फिर हाउसिंग फाइनेंस लोन्स हो या फिर ऑटो फाइनेंस लोन्स हो, जो भी लोन आप जिक्र करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो ये सभी में आपने देखा है कि धीरे धीरे करके अगर इस महामारी को लेकर के ज्यादा चिंताएं सामने नहीं आई तो मेरे ख्याल से ये जो न्यू नॉर्मल में जीने की आदत अभी अभी हम सब लोगों में लगी है और आने वाले समय में मेरे ख्याल से ये बरकरार रहेगी। तो हमारा ये मानना है जियोजित में कि वित्तीय क्षेत्र चाहे वो बैंक हो या फिर एक मजबूत NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, इनकी जो लोन बुक ग्रोथ है वो आपको धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी। और मैनेजमेंट की तरफ से जब दूसरी तिमाही के नतीजे भी आए थे, आप मिसाल के तौर पर बजाज फाइनेंस ले लीजिए, कल या परसों मेरे ख्याल से M&M फाइनेंस के कुछ आंकड़े आए थे जो पहलू दे रहे थे आपको तीसरी तिमाही में किस प्रकार के आंकड़े होने चाहिए लोन ऑफ टेक को लेकर के वगैरह वगैरह। ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण भारत में से भी जो ऋण की मांग है, लोन की मांग है, वो धीरे धीरे करके ऊपर जा रही है। और ब्याज दरें एक स्थिर स्तर पर, और ये बहुत जरूरी है जय, क्योंकि ब्याज दरों पर ज्यादातर निर्भर करता है कि लोन बुक कितना आगे बढ़ेगा या नीचे की तरफ आएगा। तो अगर ब्याज दरें स्थिर रहती है और वातावरण में ज्यादा कोई बदलाव नहीं होता है महामारी को लेकर के, तो धीरे धीरे करके लोन बुक ग्रोथ आपको दिखाई देगी। और हमने ये भी राय दी है हमारे क्लाइंट्स को कि मजबूत बैंक्स और सक्षम मैनेजमेंट वाली NBFC कंपनियां आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और जैसे ही बाजार में आपको मौका मिलता है गिरावट पर निवेश करने के लिए, तो वहां पर जाकर के अवश्य आपको निवेश करना चाहिए। कल हमने शुगर स्टॉक्स में काफी जबरदस्त तेजी देखी, डिलीवरी डेटा भी काफी अच्छा था और ये जो मूव आया है वो सिंक्रोनाइज मूव था, लार्ज कैप स्मॉल कैप सब तरह के शुगर स्टॉक्स में अक्रॉस द बोर्ड, और ये बहुत दिनों के बाद आया है। बीच में ऐसा लग रहा था कि शुगर स्टॉक्स रेडार से बाहर ही चले गए। सो एक तो फंडामेंटल ग्राउंड पे क्या हुआ है कि यस्टरडे क्या ट्रिगर था और स्टॉक मार्केट का क्या था। पहले आशीषा से जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में कल शुगर में क्या हुआ, फिर हम विश्व मोहन से भी बात करेंगे जो कमोडिटी से बहुत क्लोज नजर रखते हैं कि इस सेक्टर के फंडामेंटल्स में क्या हो रहा है। आशीषा आप बताइए पहले। में फोकस में है बलरामपुर चीनी, दालमिया भारत, श्री रेणुका शुगर, धामपुर शुगर, इन सब ने 13 से 28% के रिटर्न्स दिए हैं लास्ट एक महीने में। पर यह स्टॉक्स फोकस में क्यों है, आइए जानते हैं। शुगर सीजन इंडिया में अक्टूबर 21 में स्टार्ट हुआ और वो अच्छा चल रहा है। इंडियन शुगर मिल्स ने 115 लाख टन का शुगर प्रोड्यूस किया है 31 दिसंबर 2021 पर, जो 4% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। डोमेस्टिक शुगर प्राइसेस भी स्ट्रांग रहे हैं, वो भी 4% ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस इंप्रूव हुए हैं। ग्लोबल प्राइसेस भी 0.18 से 0.20 डॉलर पर पाउंड की रेंज में रहे हैं लास्ट 2 महीने में, जिसने इंडियन शुगर मिल्स को हेल्प किया है एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में। इंडियन गवर्नमेंट अग्रेसिवली इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को पुश कर रहा है। 459 लीटर्स की रिक्वायरमेंट होती है 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए, और ओवरसीज ने इसके लिए ऑलरेडी कर दिया है 21-22 के लिए। और इस सेक्टर में रीसेंट डेवलपमेंट यह है कि WTO पैनल ने एक रूलिंग आउट किया है 14 दिसंबर 2021 पर, जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया को डोमेस्टिक स्कीम्स जो सपोर्ट करती है शुगरकेन प्रोड्यूसर्स को, वो विड्रॉ करना पड़ेगा। इंडिया ने इस अपील के सामने अपैलेट ट्राइब्यूनल, WTO के अपैलेट ट्राइब्यूनल को अपील किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली एक एडवाइजरी भी निकाली जिसमें उन्होंने कहा कि कार मेकर्स को फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे अगले 6 महीने में, जो 100% इथेनॉल पे चलते हैं। एक्सपोर्ट फ्रंट पे एज पर ISMA के डेटा के मुताबिक ग्लोबल शुगर प्राइसेस कम होने के कारण एक्सपोर्ट नहीं हुआ लास्ट 1 महीने में बहुत ज्यादा। मिल्स अच्छे प्राइस की राह देख रहे हैं ताकि वो ज्यादा एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर हो सके। क्रिसिल की एक रिपोर्ट आई जहां उन्होंने कहा कि शुगर मिल्स के रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी बहुत इंप्रूव हो सकते हैं 2022 सीजन में।
शुगर प्राइसेस 16 से 17% तक बढ़ सकते हैं ये सीजन में, और सेल्स वॉल्यूम्स और रियलाइजेशन भी हेल्प करेंगे रेवेन्यू ग्रोथ को एड करने में, और रेवेन्यू ग्रोथ 18 से 19% की रेंज में आ सकता है। राइट, ये तो हो गया स्टॉक मार्केट की भाषा में और जो जैसे स्टॉक मार्केट देखता है। लेकिन विश्व मोहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं कमोडिटी एंगल से, शुगर में क्या हो रहा है इस पूरे राउंड अप के लिए, क्योंकि ये ही रिफ्लेक्ट हुआ काफी हद तक कल के बाजार में। विश्व मोहन बताइए। जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी हाल जो 25 दिसंबर को जो EOI जारी किए गए थे, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, जब OMCs ने मंगवाए थे तो उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट रखी थी 940 मिलियन लीटर इथेनॉल की, और जबकि शुगर मिलों ने साफ कर दिया कि वो सिर्फ 300 मिलियन लीटर ही इथेनॉल सप्लाई कर पाएंगे। तो यानी जो सप्लाई डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। और इथेनॉल की सबसे अच्छी बात यह होती है कि कैश फ्लो काफी बेहतर होता है, मिलों को आसानी से कैश फ्लो मिल जाता है। दूसरी तरफ अगर ग्लोबल सिनेरियो देखें तो ग्लोबली डिमांड ज्यादा है, कंजम्पशन इस साल पिछले सीजन के मुकाबले 1.5 से 2% ज्यादा रह सकता है, और वहीं प्रोडक्शन कम हो रहे हैं। ब्राजील को लेकर चिंता है, ब्राजील में उत्पादन इस बार 5 से 10% पिछले सीजन के मुकाबले कम रह सकते हैं। ड्राउट की कई जगहों पे स्थिति है, तो उसका फायदा यहां पर मिलेगा। और 2022 के लिए लग रहा है 21-22 जो 1 अक्टूबर से लेकर 30 सितंबर तक का जो शुगर सीजन होता है, उसमें हम ग्लोबल डेफिसिट, शुगर ग्लोबल डेफिसिट की स्थिति होगी, तो उसका फायदा भारत को मिलेगा और एक एज मिलेगा। और इस साल अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो सरकार ने 60 लाख टन एक्सपोर्ट की इजाजत शुगर की दे रखी है, लेकिन लग रहा है कि इस बार एक्सपोर्ट को लेकर कोई सब्सिडी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्राइसेस इतने बेहतर है। पिछले साल हमने 21% की तेजी 2021 में देखी, और लग रहा है कि इस साल भी प्राइसेस, हालांकि जनवरी के शुरुआत में अभी पहले हफ्ते में थोड़ी वीकनेस दिख रही है, लेकिन लग रहा है कि आने वाले समय में ग्लोबल प्राइसेस बेहतर रहेंगे और इंडिया के शुगर मिलों के लिए विन विन सिचुएशन होगा। और डोमेस्टिक डिमांड तो है ही ब्लेंडिंग को लेकर, इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर, दूसरी तरफ ग्लोबल डिमांड भी शुगर, इंडियन शुगर को लेकर ज्यादा है। जी ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपको शुगर सेक्टर से जुड़ी हुई, चाहे वो प्रोडक्शंस के आंकड़े हों या फिर वो स्टॉक स्पेसिफिक आंकड़े हों, सब कुछ आपके सामने हमने रख दिया। लेकिन इसमें ट्रेड कैसे करना है? ये सारे शेयर्स चल तो रहे हैं, लेकिन इसमें आपको क्या एंट्री अभी करनी है या फिर थोड़ा रुक के करनी है, ये बताने के लिए राजेश जी हमारे साथ हैं। राजेश जी, एक बार जरा प्राज इंडस्ट्रीज और बलरामपुर चीनी दोनों देख लो आप। बलरामपुर चीनी कल 13% ऊपर और प्राज कल सर्किट पे बंद हुआ शेयर है। दोनों पर आपका व्यू पॉइंट क्या है? अगर आज प्राज में मौका मिलता है तो ट्रेड लें क्या? टिम्पी जी, काफी स्ट्रांग मूव कल हमने पूरे पैक में देखा, और जिस तरीके से सारे ही स्टॉक्स में देखे, ऑलमोस्ट सभी स्टॉक्स ने एक नियर टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट यहाँ पे बनाया है। जिस तरीके से प्राइस एक्शन कल के सेशन में हुआ, हमें लगता है बिल्कुल यहाँ से कंटिन्यूटी रहेगी शुगर स्पेस में। बलरामपुर चीनी की अगर हम पहले बात करें तो बलरामपुर चीनी में जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ है कल वीकली सेटअप के हिसाब से, हमें लगता है कि ये मोमेंटम तो यहाँ पे और कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। इवन अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम स्टॉक अब एक बुलिश जोन में यहाँ पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है ऐसे 460 से 470 तक की अपसाइड बलरामपुर चीनी में आते हुए दिख सकती है। 398 ये स्टॉप लॉस रख के बलरामपुर चीनी को पोजिशनली बाय किया जा सकता है। प्राज इंडस्ट्री की बात करें तो स्टॉक में अगर हम देखें सेटअप, तो पिछले 5-7 महीनों से अगर स्टॉक को देखें तो एक नैरो रेंज में कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है। कल की प्राइस एक्शन ये दिखाती है कि स्टॉक अब यहां से 360 के लेवल को जैसे ही क्रॉस करेगा तो यहाँ पे एक अच्छा अपमूव यहाँ से बिल्कुल बनते हुए दिख सकता है, जो कि इसको फिर 390, 410 की तरफ बिल्कुल लेके जा सकता है। तो ओवरऑल इसका लॉन्ग टर्म सेटअप के हिसाब से तो बिल्कुल ये स्टॉक को बाय एंड एक्यूमुलेट करना चाहिए। 330 के आसपास स्टॉप लॉस रखे और अपसाइड में हमें लगता है पोजिशनल टारगेट 400-410 तक आते हुए दिख सकते हैं। तो प्राज इंडस्ट्री, बलरामपुर चीनी और भी बाकी शुगर स्टॉक्स में हमें लगता है कि मोमेंटम यहां से और कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। ठीक है, तो ये सारे शेयर्स के बारे में आपको रिकमेंडेशन मिली। संतोष जी, एक बार जरा आप देखें डॉक्टर रेड्डीज के चार्ट। आज इस पे खबर यह है कि इन्होंने कोविड की एक दवा भी लॉन्च कर दी है, जिसके 40 कैप्सूल 1400 रुपए में मिलेंगे। मॉलफ्लू के नाम से वो दवा है। एक बार जरा डॉक्टर रेड्डीज को देख के बताइए, इसके अंदर क्या आज एंट्री ली जा सकती है या फिर महंगा हो गया?
डिम्पी जी, एक्चुअली डॉक्टर रेड्डी में 4500 के लेवल से अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला है, बेस बनाया है वहां पर, लेकिन अब ये फिर से अपने रेजिस्टेंस जोन के आसपास आ गया, क्योंकि इसका 200 डे मूविंग एवरेज अराउंड 4900 के आसपास है और 5000 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। अगर ऑप्शन का डेटा देखें तो 4900 से 5000 का एरिया स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। तो मेरे हिसाब से इस एरिया में आकर रिस्क नहीं लेना चाहिए। 5000 के ऊपर सस्टेन करता है तभी फ्रेश पोजीशंस बनाना चाहिए, या फिर नीचे वापस से कोई डिप मिलता है 4700 के आसपास, तब बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। तो वो टाइमिंग इसको अवॉइड करना चाहिए। ऑलराइट, तो ये राय स्टॉक पर आपको दे दी गई है डॉक्टर रेड्डीज पर, लेकिन हमें लगातार तीसरी तिमाही के भी अपडेट्स आ रहे हैं। काफी सारे एनबीएफसीज और बैंक्स इस बीच अपने अपडेट जारी कर रहे हैं और बजाज फाइनेंस ने भी जो Q3 के अपडेट जारी किए हैं और इसमें प्री कोविड लेवल जैसी ग्रोथ का भरोसा कंपनी ने जताया है। और क्या कुछ आया है इस तिमाही के अपडेट में, ये भी समझ लेते हैं। और हमारे साथ विनी जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स के साथ। विनी, गुड मॉर्निंग। बताइए बजाज फाइनेंस के Q3 के अपडेट कैसे रहे? बजाज फाइनेंस ने अपनी Q3 क्वार्टरली अपडेट दी है, तो वहां पे देखिए तो काफी स्ट्रांग अपडेट आ रही है बजाज फाइनेंस से ये बार। ओवरऑल AUM ग्रो हुई है 9% पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और AUM है 1.8 ट्रिलियन रुपीस पे। उसके अलावा ओवरऑल क्वार्टर तो देखे तो वो है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर जो है कंपनी की इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ सिंस कोविड। सो काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग अपडेट आया हुआ है। लोन डिस्पर्स भी है, वो भी सिग्निफिकेंटली हायर है, पर डिपॉजिट्स का जो ट्रैक्शन था वो हावेवर थोड़ा कम हो गया है और वो ग्रो हुआ सिर्फ 3% पे ऑन क्वार्टर बेसिस। और काफी ये ग्रोथ है उसकी काफी लोएस्ट ग्रोथ है, वन ऑफ द लोएस्ट ग्रोथ एंड डिपॉजिट ट्रैक्शन है कंपनी की। उसके अलावा न्यू कस्टमर्स भी काफी अच्छे ऐड हुए हैं, 2.6 मिलियन न्यू कस्टमर्स ऐड हुए ये क्वार्टर में। लास्ट क्वार्टर में थे 2.4 मिलियन, तो उससे भी ऊपर आया है न्यू कस्टमर एक्विजिशन जो देखा जाए। Q3 ऐसे भी काफी सीजनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर होता है कंपेयर टू Q2, क्योंकि Q2 में काफी फेस्टिवल्स भी होते रहते हैं, तो वो इम्पैक्ट करता है ओवरऑल बिजनेस को। पर Q3 सीजनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर भी होता है। उसके अलावा लोन डिस्पर्स जो है वो जंप हुए हैं 17% से ऊपर गए 17% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और है 7.4 मिलियन पे। तो ओवरऑल नंबर ऑफ लोन्स की जो है वो भी डिस्पर्स हुए हैं, वो भी काफी बढ़ गए हैं। और जो नई RBI के न्यू गाइडलाइंस है NPA पे, उससे कंपनी के कोई इम्पैक्ट, नो मटेरियल इम्पैक्ट, मेजर इम्पैक्ट नहीं है कंपनी में। और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो काफी हेल्दी है 27% पे। तो अच्छे स्ट्रॉन्ग Q3 नंबर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं बजाज फाइनेंस से। राइट, गौरांग के पास जाते हैं। गौरांग, एक जो टियर 2 टियर 3 लेंडर्स हैं, इनके सिटीज में जो लेंडर्स एक्टिव रहते हैं उनके बारे में बात करते हैं। पिरामल कैपिटल ने एक कमेंट्री में अभी कहा है कि वो अपनी भारत स्ट्रैटेजी बात करेंगे। 1000 नए रीच पॉइंट्स खोलने वाले हैं टियर 2 टियर 3 में। ना हमें पता है कि जो छोटे शहर हैं देश के, वहाँ पे क्रेडिट का अवेलेबिलिटी, स्पेशली जिनकी बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग नहीं है या सैलरी स्लिप्स नहीं होती हैं, वहाँ पे थोड़ी वीक होती है। लेकिन ये न्यू एज लेंडर्स टेक्नोलॉजी के बैकग्राउंड को लेके कैश फ्लो बेस्ड लेंडिंग कर रहे हैं। प्रोफेशनल्स, दूध वाला, पान वाला, टेलर, जो महीने में 50-60 हज़ार भी कमाता हो, बट उससे अगर अचानक 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ जाए या 2 लाख की जरूरत पड़ जाए तो ना ही मिलता है उनको क्रेडिट। लेकिन ये टेक्नोलॉजी बैक्ड लार्ज कंपनीज अब वहाँ जा रही हैं। बजाज फाइनेंस भी उधर कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर रहा है, वो भी जा रहा है। ये जो आप स्पेस है, इस पे आपकी क्या राय बन रही है? ये दो तरफा नजरिया रखना पड़ेगा यहाँ पर अजय। पहला ये कि अगर सक्षम रूप से विकास सभी के लिए होना है और हमें आगे बढ़ना है और अर्थव्यवस्था को भी निरंतर आपको ऊपर के तरफ के दायरे में रखना है, विकास दर ऊपर लेके जाना, तो जाहिर है अजय कि आपको सभी के हित को ध्यान में रखते हुए सभी को मौका देना पड़ेगा और उसी लिहाज से ऋण भी उपलब्ध करानी पड़ेगी। ये एक सकारात्मक बात है। जो नकारात्मक परिस्थिति है अजय, और हाल ही में हमने कुछ NBFCs को लेकर के RBI के तरफ से लगाम खींचती हुई नजर आई थी। और नाम के रूप में अगर आप देखने जाएं तो DHFL की क्या परिस्थिति हुई, रिलायंस कैपिटल की क्या परिस्थिति हुई, श्रेय इंफ्रा की क्या परिस्थिति हुई,
और एक दो नाम थे जिसको लेकर के दिक्कतें आई, और ये इसलिए हुआ था कि कहीं ना कहीं आपने क्रेडिट रिस्क को ध्यान में नहीं रखा और ओवर लेवरेज करके जिनको ऋण नहीं देना चाहिए था, क्रेडिबिलिटी मजबूत नहीं थी, वहां पर आपने पैसे दे दिए, वो पैसे वापस नहीं है और आज परिस्थिति है। और इसी को लेकर के हाल ही में आरबीआई की तरफ से एनबीएफसीज को लेकर के कुछ बदलाव नियम में किए गए, जिसके कारण सक्षम और मजबूत क्षेत्र हो, इसके तरफ ध्यान दिया गया। तो एक तरफ ये सोच है कि अगर आप ऋण देते हैं और ऋण के ऊपर आपका जो ब्याज आना है और आपकी जो रिपेमेंट की रन रेट है वो अगर सक्षम रूप से आगे बढ़ती रहती है तो सकारात्मक बात है। लेकिन आप लोन देने के चक्कर में क्रेडिट रिस्क को ध्यान में नहीं रखा और ओवर लेवरेज कर दिया आपने, तो शायद ये परिस्थिति आने वाले समय में आपके लिए और आपके जो शेयर धारक है, कर्मचारी हैं, उनके लिए काफी तकलीफदायक साबित हो सकती है। तो ध्यान रखना चाहिए कि रिस्क कैपेबिलिटी कितनी है, रिस्क प्रोफाइलिंग कितनी है, और आखिर में आप जो ऋण देते हो। राइट, फेयर पॉइंट गौरांगा, ठीक बात बोली आपने। चलिए छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद और स्टॉक्स एनालाइज करेंगे और आज के मार्केट में क्या करना चाहिए सब भी डिस्कस करेंगे। कहीं मत जाइए। ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मार्केट का सेटअप एसजीएक्स निफ्टी के हिसाब से हल्का सा कमजोर आपको शुरुआत में दिखेगा। क्या ओवरऑल भी कमजोर है? अभी तक बाजार के जितने भी जानकार उनसे बातचीत करने पर तो नहीं लगता। खैर, इस बीच थोड़ी देर में ओपनिंग टिक्स भी आना शुरू हो जाएंगे। गुरांग, एक चीज आपसे पता करनी है, कोई ऐसा फेवरेट शेयर जो इसमें आपको लग रहा है कि ठीक बजट से पहले या फिर अर्निंग के दौरान हमको लेना चाहिए, उसमें अर्निंग या बजट का कहीं फ्लेवर हो या नहीं भी हो, मतलब इस महीने हमको लेना चाहिए वो शेयर? तो डिम्पी, बजट अभी मेरे ख्याल से 1 या 2 दिन का इवेंट रह गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि शायद इस बारी जो उम्मीद है उस पर खरा उतरे बजट, और वित्त मंत्री जी जो घोषणाएं की उम्मीद है। लेकिन हर बजट में हम यही बात सुनते हैं। इन सब बातों को छोड़ करके अगर किसी एक क्षेत्र और एक क्षेत्र में जो सक्षम कंपनी मुझे नजर आती है और जो हाल ही में सरकार की तरफ से नियमों में बदलाव हुआ है ऊर्जा क्षेत्र को लेकर के, ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र को लेकर के, तो वहां पर हमें काफी लंबे समय से टाटा पावर पर हम खरीदारी की राय दे रहे हैं। और इस कंपनी में कुछ समय पहले बहुत सारे नए कारोबार में उतरने की रणनीति भी सामने रखी। 223-24 के आसपास मेरे ख्याल से कल बंद था। लंबी अवधि के लिए 280-85 का लक्ष्य निर्धारित करके चल रहे हैं हम टाटा पावर पर, तो खरीदारी की राय है यहाँ पर। राइट, चलिए आगे चलते हैं और निकुंज का भी एक बार व्यू ले लेते हैं। इस समय वो मार्केट में स्पेशली बैंकिंग में क्या देख रहे हैं और फाइनेंशियल में कोई और स्पेस अब उनको अच्छी लगती है, जैसे कि इंश्योरेंस पे क्यों नजर बनानी चाहिए, निकुंज बताइए। बैंकिंग सेक्टर में जैसा हम लोग मेंटेन कर रहे हैं कि एक अंडर परफॉर्मेंस है, वह एक अंडर परफॉर्मेंस हो सकता है आउट परफॉर्मेंस हो जाए। और अंडर परफॉर्मेंस आउट परफॉर्मेंस जो होता है कि हमेशा रिलेटिव बेसिस पे देखा जाता है। हमने देखा था दिसंबर के महीने के अंदर, हालांकि ऐसा कोई बैंक्स के लिए खराब नहीं कुछ आया था, मगर मार्केट भी ठीक थे, वॉलेटिलिटी ज्यादा थी, मगर जो बैंक निफ्टी है वह काफी अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो अंडर परफॉर्मेंस के कारण क्या थे? क्या एनपीए कंसर्न्स हैं, क्या ग्रोथ कंसर्न्स है, क्या इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, क्या कॉर्पोरेट्स ने किसी प्रकार का रेड फ्लैग रेज करा है? द आंसर टू दैट इज नो। लास्ट क्वार्टर आई थिंक वाज वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टर्स फॉर द इकोनॉमी। कोरोना का जो इम्पैक्ट है वह इस क्वार्टर के अंदर थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। तो जब इकोनॉमी अच्छी चल रही है, एनपीए कंसर्न्स हमारे पीछे हो चुके हैं, फिनटेक को लेकर के जो एक वैल्यूएशन स्केयर आया था ट्रेडिशनल बैंक्स के अंदर, ट्रेडिशनल एनबीएफसीज के अंदर, वह खत्म हो चुका है। तो क्या कारण था भाई बैंक्स नीचे गए? मेरे हिसाब से प्रमुख कारण था अंडर परफॉर्मेंस का एफआई सेलिंग। एफआई बड़े शेयर्स बेच रहे थे, इनकी बैंक्स में ओनरशिप ज्यादा है और उन्होंने बेचा तो उसका सीधा प्रभाव छोटे बैंक्स में भी पड़ा था। सेकंड, इन्फ्लेशन का स्केयर आ गया था। मगर मैं मेरे दर्शकों को दोबारा बताना चाहूंगा कि जब इन्फ्लेशन आती है तो इन्फ्लेशन अक्सर पहले चरण में डिमांड की वजह से आती है, जिसके अंदर बैंक्स को बेनिफिट होता है। क्यों बेनिफिट होता है भाई? आपने डिपॉजिट करा और ब्याज दर बढ़ गई, तो सपोज आपके डिपॉजिट पे बैंक्स आपको 4 या 4.5% या 5% इंटरेस्ट रेट रहता है। मगर जब इंटरेस्ट रेट बढ़ती हैं तो बैंक्स जब
लोगों को पैसा देता है, लेंडिंग करता है, तो लेंडिंग की रेट वो बढ़ा देता है। तो डिपॉजिट पहले चरण में नीचे होते हैं और आपकी लेंडिंग ऊपर होती है, तो आपके मार्जिन्स पहले चरण में बढ़ते हैं। तो अगर रेट्स बढ़ते भी हैं तो पहले चरण के अंदर बैंक्स को बेनिफिट मिलेगा, मेरा यह मानना है। तो इन दो फैक्टर्स को अगर हम जोड़ें, इकोनॉमी की स्थिति और बैंक्स का अंडर परफॉर्मेंस, तो मुझे लगता है कि जो बैंक्स में जो हमने एक तकनीकी ब्रेकआउट देखा है, एक टेक्निकल ब्रेकआउट देखा है, एक अंडर परफॉर्मेंस देखा है, मेरे को लगता है वो ठीक हो सकता है। अब जो नया सेक्टर है मेरे हिसाब से जिस पे नजर रखनी चाहिए अजय, वह रहेगा इंश्योरेंस सेक्टर। देखिए इंश्योरेंस सेक्टर को पिछले साल बहुत मार पड़ी थी, जबरदस्त मार पड़ी थी। 2020 में मार पड़ी थी, 2021 में मार पड़ी थी। इंश्योरेंस एक ऐसा सेक्टर है अजय जहां पर अगर आप डेटा देखें, और मैं डेटा देख रहा था, लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं, बड़ी लिस्टेड कंपनीज हैं, 24 से ज्यादा कंपनीज हैं लिस्टेड और अनलिस्टेड। यह एक सेक्टर है जहां पर अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स और नॉन लिस्टेड प्लेयर्स आर लूजिंग मार्केट शेयर टू द लिस्टेड प्लेयर्स। यह ट्रेंड काफी पॉपुलर है। LIC का इशू मुझे लगता है आ जाएगा, जिस तरह से सरकार से हमें इंडिकेशन आ रहे हैं, तो हो सकता है LIC का इशू, recent underperformance, the market share gain for listed players, growth coming back, all of these factors are telling me that insurance sector के अंदर भी आने वाले दिनों में, स्पेशली लाइफ इंश्योरेंस में उछाल आ सकता है। IT के नंबर्स आने वाले हैं 10 तारीख से TCS, फिर उसके बाद इन्फोसिस, उसके बाद फिर विप्रो, फिर HCL टेक, के 4 बड़े नंबर हैं। एक्सेंचर ने इस बार उम्मीदें ज़्यादा कर दी हैं कि भाई इस सेक्टर के अंदर अच्छा ही होगा, स्टॉक्स के अंदर रनअप हुआ है, तो बड़ा सेक्टर तो वही रहेगा। मगर जो कल छोटा सेक्टर था, आप लोग भी बात कर चुके हैं, हमने भी बात करी है और हम आज दिन भर बात करते रहेंगे, वह था शुगर। शुगर सेक्टर अगर तेजी में आ रहा है तो इज दैट एन इंडिकेशन दैट सॉफ्ट कमोडिटी सेक्टर में भी तेजी आ रही है? 1। सेकंड, क्या इस समय कमोडिटी सेक्टर रिविजिट करना चाहिए? क्या मेटल्स के अंदर इस समय एक अच्छा शेकआउट आ चुका है? क्या मेटल स्टॉक्स में दोबारा नजर रखनी चाहिए? मेरे हिसाब से नजर रखनी चाहिए। तो कुछ दिन के लिए मुझे लगता है कि मेटल, सॉफ्ट कमोडिटीज, ये जो पॉकेट है, इस पे दोबारा नजर रखनी चाहिए। खैर, ये निकुंज का आपने व्यू सुन भी लिया और उन्होंने आज एक नए सेक्टर्स की भी चर्चा की जिसमें इंश्योरेंस सेक्टर है। खासकर लाइफ इंश्योरेंस पे आप जरूर ध्यान रख सकते हैं खैर इसी कड़ी में, क्योंकि बाजार थोड़ी देर में अपने जो ओपनिंग टिक्स है उसको फ्रीज कर देगा। उससे पहले एक नेटवर्क एक्सक्लूसिव खबर है। नयनतारा, मेरी वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ जुड़ रही है, आइए उनसे समझते हैं वो एक्सक्लूसिव खबर क्या है। नयनतारा, प्लीज बताएं। पाइन लैब्स एक फिनटेक जो नोएडा से शुरू हुआ था और अब उसकी वैल्यूएशन $3.5 बिलियन से भी ज्यादा है, वो रेडी हो रहे हैं अपने आईपीओ के लिए। आईपीओ कहां होगा? दलाल स्ट्रीट में नहीं, लेकिन वॉल स्ट्रीट में। तो मतलब फ्रेश वर्क्स के बाद जो एक सास का स्टार्टअप था, पाइन लैब्स दूसरा होगा जो जिसकी शुरुआत इंडिया से हुई थी, जो वॉल स्ट्रीट में जाके लिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें सूत्रों ने बताया है कि पाइन लैब्स ने बैंकर्स को भी अपॉइंट कर लिया है, मॉर्गन स्टैनली और गोल्डमैन सैक्स, और वॉल सारी तैयारी शुरू हो चुकी है। इनफैक्ट पाइन लैब्स तो अब एक साइलेंट पीरियड में भी है। कल ही पाइन लैब्स ने अनाउंस किया था कि SBI कंट्री का सबसे बड़ा जो बैंक है, उन्होंने $20 मिलियन इन्वेस्ट किया है पाइन लैब्स में। लेकिन पाइन लैब्स उसके बारे में भी नहीं बात कर सकते क्योंकि अभी वो साइलेंट पीरियड में है और पूरी तैयारी हो रही है कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ जल्दी से जल्दी रेगुलेटरी फाइलिंग्स भी शुरू हो जाए। कितना बड़ा आईपीओ हो सकता है? वेल, अभी जैसे मैंने आपको बताया, पाइन लैब्स की वैल्यूएशन है $3.5 बिलियन और लेकिन हमें यह भी बताया जा रहा है कि शायद एक और फंड रेज हो सकता है लिस्टिंग से पहले, और उस फंड रेज में शायद पाइन लैब्स का वैल्यूएशन तेजी से दौड़ेगा $3.5 बिलियन से $5.5 बिलियन तक, और तब आईपीओ होगा। अब हम पाइन लैब्स की अगर हम बात करें, मैंने आपको बताया नोएडा में शुरू हुआ था, अब एक लीडिंग मर्चेंट कॉमर्स प्लेयर बन चुके हैं। आप सबने उनकी मशीनें भी देखी होंगी, दुकान में होती है, मर्चेंट्स इस्तेमाल करते हैं, किराना यूज कर रहे हैं पाइन लैब्स की, तो वो उसका पॉस मशीन उनकी है, सॉफ्टवेयर मशीन भी उनकी है, और जो ज्यादा ग्रोथ भी जो देख रहे हैं वो बाय नाउ पे लेटर में है। बाय नाउ पे लेटर तो आजकल एक कुछ बहुत ही बड़ा फैड भी बन चुका है, और वो बाय नाउ पे लेटर इंडिया में भी कर रहे हैं और अब्रॉड भी कर रहे हैं, ज्यादा साउथ ईस्ट एशिया में। तो पाइन लैब्स को लेकर एक इंपॉर्टेंट अहम जानकारी यहाँ पे नयनतारा आपको देते हुए एक्सक्लूसिव जानकारी है जो कि आपकी इस समय आपकी स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है। क्या मेरे साथ 3 मेहमान हैं, गौरांग शाह जिनसे आवाज चर्चा कर रहे हैं, और टेक्निकल्स और डेरिवेटिव्स का व्यू देने के लिए राजेश पलविया और संतोष सिंह हमारे साथ हैं।
बाजार के अंदर जो ओपनिंग टिक आ रहे हैं उसके हिसाब से आज डॉक्टर रेड्डीज फिर से ठीक खुल रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक, भारती एयरटेल, ये कुछ एक शेयर्स हैं जो कि आज ओपनिंग ठीक करेंगे। हालांकि इनकी ओपनिंग की बढ़त अगर आप देखेंगे कोई बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ आधे % से 0.25% है। बजाज फाइनेंस अपने Q3 अपडेट्स के साथ आज अच्छी ओपनिंग कर सकता है। राजेश जी, एक बार जरा ये आप चेक करेंगे बजाज फाइनेंस आज इसके अंदर किस तरह का ट्रेड लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? गैप अप ही कर रहा है आज तो। टिम्पी जी देखिए, जिस तरीके से सेटअप बना हुआ है बजाज फाइनेंस में, जो रिकवरी बनी पिछले 3 दिनों से, हमें लगता है इसका जो नेक्स्ट हर्डल बना हुआ है वो है करीब 74-80 के आसपास। हमें लगता है कि अगर अपसाइड में ये स्टॉक वहां तक जाता है तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में वो एक मेजर हर्डल या रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा। तो ओपनिंग में तो एक गैप अप ओपनिंग मिल रही है, हमें लगता है 74-70 ये एक इमीडिएट लक्ष्य होगा, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है। ठीक है गौरांगा, ये बंधन बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस पे क्या करना चाहिए? क्योंकि जब आरबीएल का केस निकल के आया उसके बाद से इन दोनों बैंक्स में भी घबराहट थी, क्योंकि इनकी भी कुछ इसी तरह की बैलेंस शीट थी जैसे आरबीएल की थी। लेकिन जब से इन्होंने Q3 के अपडेट्स देना शुरू किए, जैसे बंधन ने दिया, एयू ने दिया, कि उनका कासा भी अच्छा बढ़ रहा है और उनके डिस्बर्समेंट्स भी बढ़ रहे हैं, इनकी क्रेडिट ऑफटेक भी बढ़ रहा है, तो दोनों शेयर्स ने अपनी गिरावट को रोक दिया है। इन दोनों पर आपका व्यू पॉइंट क्या है? क्या आपके हाउस की तरफ से कोई बाय कॉल है क्या इनमें? तो डिम्पी, मैं मेरी टिप्पणी जो है वो बंधन बैंक तक ही सीमित रखूंगा, क्योंकि एयू स्मॉल फाइनेंस पर फिलहाल कवरेज नहीं है। और जो आंकड़े की बात आप कर रहे हैं और जिस तरीके से मैनेजमेंट ने भी अपने कारोबार को लेकर के जो योजनाएं और जो टिप्पणियां करी है, मुझे लग रहा है कि शायद जिन लोगों के मन में थोड़ी बहुत घबराहट थी उसका उत्तर मिल गया होगा उनको। और बंधन बैंक पर खरीदारी की राय है। लंबी अवधि के लक्ष्य करीबन 330 से लेकर के 350 तक के हैं। लेकिन डिम्पी, एक बात और कहना चाहूंगा, क्योंकि आंकड़ों को लेकर के कभी कभी काफी अलग अलग तरीके के रिएक्शन आते हैं, विपरीत आंकड़े आते हैं, कभी अच्छे आते हैं, कभी बहुत खराब आते हैं। तो जिनके पास जोखिम झेलने की क्षमता बहुत ही ऊपर की तरफ हो, वो शायद इस बैंक में खरीदारी की सोच सकते हैं। इनफैक्ट हमने एक बार आपको छोटा सा स्लाइस और शेयर करते हैं, जो बड़े व्यूज आए हैं हमारे पास मार्केट पे इस समय स्टॉक्स और सेक्टर्स पे, उसके बाद स्टॉक पिक्स अब लेंगे अपने टेक्निकल एनालिस्ट से। जो अंडर परफॉर्मेंस रहा है बैंकिंग सेक्टर का पिछले साल, एंड बिकॉज ऑफ दैट अंडर परफॉर्मेंस, उस अंडर परफॉर्मेंस के चलते अभी जो वैल्यूएशन बैंक्स के हो गए, कई जो एकदम उम्दा क्वालिटी की बैंक्स है, उनके जो आज वैल्यूएशंस है वो हिस्टोरिकल लेवल्स के कंपैरिजन में एंड मार्केट के रिलेटिव कंपैरिजन में अट्रैक्टिव हो गए काफी। तो एंड इन बैंकों का काफी भारी वेट भी है बेंचमार्क में। तो एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एस्पेक्ट्स पॉसिबल है कि कैचअप देखने को मिलेगा फ्रॉम सम ऑफ दिस बैंक्स। और ओवरऑल मोर जनरली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो है जिन्होंने अंडर परफॉर्म किया है उनमें कैचअप देखने को मिलेगा। आईटी पे हमारा पॉजिटिव व्यू बना हुआ है। पिछले साल भी वो हमारा टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर था और इस साल के लिए 22 के लिए भी हमने अपने नोट में भी लिखा है कि हम उसको टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर मानते हैं और वहां पर अपॉर्चुनिटी अक्रॉस द बोर्ड है। तो बड़ी कंपनियां भी हैं, छोटी कंपनियां भी हैं। हमने 22 के लिए 3 कंपनियां चूज करनी है। एक टीसीएस हमारे प्रेफर्ड पिक में है ऑलरेडी और HCL टेक को हमने 22 के पिक्स में डाला है। लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, वो भी आईटी या डिजिटाइजेशन का कह सकते हैं, और हैप्पीएस्ट में। राइट संतोष, एक स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज, लास्ट 3 दिन से बाजार को बहुत जबरदस्त एक तरह से पुश और हेल्पिंग हैंड दे रहा है। कल भी 40 रुपए ऊपर था। इसमें आपको नजर आता है कोई लेवल्स एंटर करने के लिए? क्या ये अच्छे लॉन्ग कॉल के लिए रेडी है या आपको लगता है थोड़ा गिरे तभी इसको देखना चाहिए? रिलायंस की बात करें
चार्ट में काफी अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है रिलायंस इंडस्ट्री के। मुझे इमीडिएटली टारगेट 2500 का नजर आता है, शायद आज मार्केट को सपोर्ट देने का काम भी कर सकता है, क्योंकि ओवर द नाइट यूएस में भी एनर्जी स्टॉक्स ने अच्छा किया था। शायद रिलायंस में आज फिर से तेजी जारी रह सकती है। 2500 एक हर्डल रहेगा, क्योंकि ऑप्शन की दृष्टि से भी देखें तो वहाँ हाईएस्ट ओआई है और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लाइन भी है। 2500 के ऊपर निकलने पर इसमें फ्रेश एक्सपांशन देखने को मिलेगा, फिर हम इसमें बड़ी तेजी देख सकते हैं। अगर 2500 के आसपास अटकता है और कोई डिप मिलता है 2400 2450 के एरिया में, तो फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी फिर से देख सकते हैं। अभी मार्केट ओपनिंग में 1 मिनट का समय और बाकी है, जरा थर्मेक्स के बारे में और पता कर लेते हैं। थर्मेक्स राजेश जी जरा चेक कीजिए, क्या आज ये और चल सकता है क्या? ये ऑलरेडी काफी अच्छे मोमेंटम में है थर्मेक्स। बिल्कुल डिम्पी जी, काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप बना हुआ और जिस तरीके से स्टॉक में हमें लगता है कि आज ओपनिंग टिक में तो ये हायर साइड पे ओपन होते हुए दिख रहा है। 1860 इसके लिए एक इमीडिएट हर्डल है। अगर ये लेवल को क्रॉस कर लेगा तो स्टॉक में फिर नेक्स्ट टारगेट बनेगा 1940 1960 की तरफ। तो ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है। अगर कोई डिप भी मिलती है तो इसको ऐड किया जा सकता है। करीब रखे स्टॉप लॉस 1790 के आसपास 1940 1960 के टारगेट के लिए। खैर इस बीच मार्केट का सेटअप आपके स्क्रीन पर आपको दिख ही रहा होगा। और इस बीच अगर आप एक चीज इंपॉर्टेंट अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो बाजार कोई बहुत बड़ी मुश्किल के साथ नहीं खुल रहा। जैसे हम आपको सुबह से बता रहे हैं कि एफआईज की तरफ से जो बाइंग है, जो मार्केट के अंदर हल्का डिप आ भी जाता है 6 निफ्टी को, से वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और बाजार तो उसको अपॉर्चुनिटी भी वैसे ही डिप भी नहीं दे रहा। अगर आप देखें वैसे जो लेवल्स अभी फ्रीज हुए हैं उसमें बाकायदा 15 पॉइंट ऊपर निफ्टी फ्रीज हुआ है, और साथ ही बैंक निफ्टी भी 103 पॉइंट ऊपर जाके फ्रीज हुआ, और जो आपको ओपनिंग टिक्स में अभी यहाँ पे दिख भी रहेगा। खैर उसके बाद बाजार की दिशा क्या करनी चाहिए? पहले 10-15 मिनट जरूर रुकना चाहिए और उसके बाद फिर आप ट्रेड ले सकते हैं। जैसे आज के मेहमानों ने हमको 3 सौदे तो ऑलरेडी बता दिए, और टाटा पावर को लेकर गुरांग का व्यू काफी पॉजिटिव है। आज जहाँ पे स्ट्रॉन्ग नोट पे यहाँ पे खरीदारी हो सकती है, या फिर जो शुरुआती जो आंकड़े दिखेंगे वो फिर से कुछ हद तक कॉमोडिटी बेस्ड शेयर्स पे आपको ध्यान रखना होगा। वहां पे अच्छी बाइंग आ सकती है। और जो कल का अच्छे गेनर्स थे जैसे ओएनजीसी, एनटीपीसी, इस पे भी आप ध्यान रख सकते हैं कि ओएनजीसी आज भी आधे % ऊपर खुल रहा है। बजाज फाइनेंस के आंकड़े जो Q3 के नंबर्स के साथ आ रहे हैं, ये आज ओपनिंग अच्छी करवा रहा है। डॉक्टर रेड्डीज को दवा की जो अप्रूवल मिला है कोविड की, उसकी वजह से यहाँ पे आज 1% ऊपर है। तो मार्केट्स के अंदर अब ओपनिंग टिक्स आना शुरू हो गए। भारतीय एयरटेल भी करीब 3-3.5 रुपए की मजबूती के साथ है, हालांकि रिस्ट्रक्चरिंग उन्होंने डेफर किया। एक्सिस बैंक भी आज अच्छी बढ़त के साथ खुला, 0.25% की मजबूती के साथ। एशियन पेंट, HDFC लाइफ, ये कुछ एक वो शेयर्स हैं जिनकी बढ़त अब करीब आधे % की हो चुकी है। शुरुआती टिक 0.25% का था, तो ये कुछ बढ़ने वाले शेयर्स हैं। और सबसे तेजी से बढ़ने वाला शेयर तो बजाज फाइनेंस ही है, जहाँ पे करीब 1.25% तक की तेजी आई है। मैं जरा वो शेयर्स भी आपकी स्क्रीन पर रखता हूँ जहाँ पे आज प्रेशर है। आज टिपिकली IT के अंदर आपको प्रेशर दिख रहा होगा। टेक महिंद्रा, HCL टेक, इन्फोसिस, ये कुछ एक शेयर्स हैं जो आज शुरुआती लाल निशान में आज ओपन कर रहे हैं। निफ्टी के अलावा यानी कि निफ्टी के इतर जो शेयर है नेक्स्ट 50 जिसको हम कहते हैं, वहां पे बढ़ने वाले शेयर्स में मदरसन सुमी एक और शेयर है। एक्सपोर्ट्स के आंकड़े इसके ठीक है, और वैसे भी इन पे खबर भी है कि डीमर्ज शायद ये करना चाहेंगे 1:1 की रेशियो में। एक मदरसन सुमी वायरिंग नाम की कंपनी 1:1 का ऐसा रेशियो रखेंगे, तो इस 17 से 26 तक का डीमर्जर की डेट आ रही है। तो मदरसन सुमी आज 1.5% ऊपर है। यूनाइटेड स्पिरिट्स 0.25% की मजबूती के साथ। बंधन, AU दोनों छोटे बैंक आज बढ़कर कामकाज कर रहे हैं। ग्लैंड फार्मा पे आज एक ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स आई है जिसने टारगेट को अपग्रेड किया है, आज ये करीब 0.25% ऊपर है। और इसके अलावा इंश्योरेंस शेयर जो आज निकुंज सुबह आपको बता भी रहे थे, अगर आप वो देख रहे हैं तो ICICI प्रूडेंशियल, GIC, ये कुछ एक वो शेयर्स हैं जो कि आज आपको इंश्योरेंस सेगमेंट से आज बढ़त दिखाने में कामयाब हो रहे हैं। जल्दी से मैं मिड कैप 500 वाले शेयर्स पर आ जाता हूं ताकि छोटे मझोले शेयर्स का भी थोड़ा आइडिया हमको लग पाए कि वहां पे किस तरह की ओपनिंग हुई है। वहां पे जो आज बढ़त है वो AU स्मॉल के अंदर काफी अच्छी है, 3.5% की मजबूती है। थर्मेक्स जैसे हमने शुरुआत में आपको नोटिस करवाया। इसके अलावा बालमेर लॉरी, एक सरकारी कंपनी है, कई सारे डिविजन्स में काम करती है, 2% ईवी ऊपर है। फ्लोरो वाली कंपनी नवीन फ्लोरो और गुजरात फ्लोरो पे आप ध्यान रख सकते हैं। गुजरात फ्लोरो आज फिर से 1.5% की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। और जो कमजोर खुले हैं उसमें फ्यूचर रिटेल एक शेयर है, और एक PVR के अंदर आज फिर से 1.5% की गिरावट है। रिस्ट्रिक्शंस बढ़ रही हैं तो स्वाभाविक सी बात है PVR पे दबाव तो आएगा ही। 1325 का आ चुका है। गौरांग आपसे शुरुआत करते हैं आज ओपनिंग की। एक का कमजोर शेयर PVR के साथ ही, हालांकि ये बार बार पुल बैक दिखाता है, हमने कल परसों भी देखा, खुला कमजोर था लेकिन स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिखा जाता है। तो PVR पे आपका रिकमेंडेशन क्या आज 1.5% नीचे है?
केंद्रीय स्तर से और राज्य स्तर पर इस महामारी को लेकर के जो भी प्रतिबंध लगाए जाएंगे, लगाए गए हैं और लगाए जाएंगे आने वाले समय में, उस खबरों को लेकर के ज्यादा ये मल्टीप्लेक्सेस के शेयर आपको हरकत में आते हुए दिखेंगे। हालांकि ये भी कहना चाहूंगा कि हमारी खरीदारी की राय है मल्टीप्लेक्सेस में पीवीआर पर, लेकिन आपको थोड़ा बहुत चौकन्ना रहना चाहिए और जोखिम झेलने की क्षमता ऊपर की तरफ होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि इनकी आमदनी निर्भर करती है हॉलीवुड और बॉलीवुड से जो भी फिल्में रिलीज होती है और उनकी फुटफॉल कितने होते हैं, उसके ऊपर टिकट कितनी बिकती है और पिक्चर कितनी बेहतरीन चलती है, लोगों को कितनी अच्छी पसंद आती है। इसके अलावा डिम्पी फूड एंड बेवरेजेस और एड स्पेंड को लेकर के भी नतीजों पर असर पड़ता है। तो ये सब चीज को देखते हुए मेरे ख्याल से पीवीआर एक आप ध्यान में रख सकते हैं, लेकिन फिलहाल महामारी को लेकर के और केंद्रीय और राज्य स्तर पर जो घोषणाएं होती है, प्रतिबंध लगते हैं, उसको लेकर के ये इस तरीके के शेयर ज्यादा हरकत में आते हुए नजर आएंगे। ठीक है, इस बीच जो निफ्टी का आप आंकड़े देख पा रहे हैं, अब ये लाल निशान में है, इसलिए हमने आपसे कहा भी था कि शुरुआत में थोड़ा 5 से पहले 5-10 मिनट जरा रुक जाइएगा, थोड़ा सेटल हो जाने देते हैं मार्केट्स के अंदर। एक और इंपॉर्टेंट शेयर जो हमने कल भी आपको नोटिस करवाया था, आज भी आपको बार बार नोटिस करवाते हुए, पीरामल एंटरप्राइजेस। जैसी बजाज फाइनेंस और फिनसर्व के जैसे आंकड़े नंबर है, उसका एक रब ऑफ इफेक्ट आप पीरामल एंटरप्राइजेस पर भी देख पा रहे हैं और वो करीब 1.5 से 2% की मजबूती के साथ है। हालांकि मैं सीधा तो नहीं बोलूंगा कि सीधा पीयर है, लेकिन हाँ, एनबीएफसी फाइनेंस वाली कंपनी ये सारे के सारे धीरे धीरे करके, एक बड़ी कंपनी अगर ऐसे कुछ नंबर्स लेके आती है तो उसका इफेक्ट आता है। ये करीब 2% ऊपर है। राजेश जी, इसको पोर्टफोलियो में रख लेना, क्योंकि इसके साथ बहुत ट्रिगर है। आगे चल के थोड़ा बिजनेस को भी ठीक करना चाहते हैं, डीमर्ज करना चाहते हैं। तो डिम्पी जी बिल्कुल काफी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन है। अगर मंथली सेटअप के हिसाब से देखें तो पिछले 5 महीनों से 6 महीनों से स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है और जिस तरीके से लॉन्ग टर्म सेटअप बने हुए स्टॉक के, हमें लगता है जैसे ये स्टॉक 2800-2820 की रेंज को क्रॉस करेगा, उसके बाद स्टॉक में 3050-3100 तक की भी अपसाइड आते हुए बिल्कुल दिख सकती है। तो ये बाय ऑन डिप्स कैटेगरी का स्टॉक है। लोअर साइड पे स्टॉप लॉस हम जो सजेस्ट करेंगे करीब रखें करीब 26 के आसपास, लेकिन हमें लगता है जैसे ये 2820 का लेवल क्रॉस करेगा तो इसमें 3050-3100 तक के पोजिशनल टारगेट बिल्कुल आते हुए दिखेंगे। तो बाय करना चाहिए पीरामल एंटरप्राइज को। संतोष, बाजार खुले ऑलमोस्ट 5 मिनट हो गए, कुछ ट्रेड्स इनिशिएट करने का आपके रेडार पे सिग्नल्स आ रहे हैं? अजय जी, एक तो आईसीआईसीआई बैंक जो मैंने रिकमेंड किया था उसमें फर्दर स्ट्रेंथ देखने को मिल रही, तो एक तो उस पर नजर रखना चाहिए, और एक मुझे एक एलएनटी अच्छा नजर आ रहा है, एलएनटी पे नजर रखिएगा, लार्ज कैप में यहाँ स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है और स्टॉक शायद 1980 की ओर बढ़ सकता है। तो ये अभी अराउंड 1945 के आसपास ट्रेड कर रहा है, या 1930 का स्टॉप लॉस रहेगा, 1980 का टारगेट रहेगा। राजेश, आईटी ऑलमोस्ट तीसरे दिन अंडर परफॉर्म कर रहा है। टॉप लूजिंग स्टॉक्स इन्फी, एचसीएल टेक महिंद्रा भी कुछ हद तक, विप्रो। ये बाय ऑन डिप है, रिजल्ट के पहले भी 4-5 ट्रेडिंग सेशन है, या आपको लगता है ये जो वीकनेस है ये साइन नहीं अच्छा है और इसमें एक्चुअली बाय कॉल्स नहीं लेने चाहिए? अजय जी देखिए, ओवरऑल सेटअप तो पॉजिटिव है और हमें लगता है कि अभी भी स्ट्रेंथ बनी हुई है। जरूर थोड़ा सा यहाँ पे माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग हायर साइड पे देखने को मिल रही, रिजल्ट के पहले थोड़ा कॉशियस अप्रोच जरूर देखने को मिल रही, लेकिन ओवरऑल हमें लगता है कि अगर कोई डिप मिलती है तो यहाँ पे पोजीशंस बनानी चाहिए, क्योंकि अगर सारे इंडिविजुअल स्टॉक्स और आईटी इंडेक्स का भी हम सेटअप देखें तो अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम बुलिश जोन में ट्रेड कर रहे हैं। तो हमें लगता है टीसीएस, टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक, के तीनों स्टॉक पे फोकस करना चाहिए। तीनों स्टॉक्स में पिछले दिनों में हमने देखा एक अच्छे ब्रेकआउट हुए और स्टॉक में जिस तरीके से स्ट्रेंथ इमर्ज होते हुए दिखी है, हमें लगता है टीसीएस भी यहाँ से काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। 4000 तक की अपसाइड हमें लगता है आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। एचसीएल टेक का सेटअप भी काफी प्रॉमिसिंग है, जिस तरीके से स्टॉक में 1300 के ऊपर अब सस्टेन करते हुए दिख रहा है, हमें लगता है एचसीएल टेक भी आगे आने वाले दिनों में 1360-1380 की तरफ मूव करते हुए दिखेगा। तो आईटी पे हमारा व्यू पॉजिटिव है, डिप्स में एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे वापस बाय करने की। ठीक है, एक और शेयर जिसके Q3 के अपडेट्स आए थे, थोड़ी देर पहले आए थे इसी शो के दौरान ही, वो थे माइक्रोटेक डेवलपर्स यानी लोढ़ा। उसके नंबर्स आए थे, उसके बाद से इसमें स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखने को मिल रहा है, 2-2.5% ये शेयर ऊपर है। संतोष जी जरा इसको चेक कीजिए, क्या इसमें कुछ ट्रेड बनता है? अगर कोई बनता है तो बताइए।
वैसे ओवरऑल रियल एस्टेट सेक्टर पे बुलिश व्यू है और लोधा की भी बात करें तो ये 1150 के लेवल से बहुत अच्छा बाउंस बैक किया। हालांकि 1300 के आसपास इसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है। आज भी ऊपर तो है लेकिन 1300 का लेवल इसको क्रॉस करना पड़ेगा। तो इंट्राडे या शॉर्ट टर्म के लिए अवॉइड करें। 1300 के ऊपर निकलता है तो पोजिशनल ट्रेड या स्विंग ट्रेड लिया जा सकता है, जहां 1500 तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। नीचे की ओर 1150 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। आज बैंकिंग के अंदर तो ठीक है, बाइंग है, लेकिन आईटी आज थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के मोड में है। ज्यादातर अगर आप शेयर्स देख रहे हैं एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, कफोर्ज, विप्रो, टीसीएस, ये सब के सब लाल निशान में, एम्फेसिस लाल निशान में, माइंट्री लाल निशान में। तो अगर आप इसके पूरे इंडाइसिस को खोल के देखेंगे जिसके अंदर करीब 10 शेयर बनते हैं, एक भी शेयर ऐसा नहीं है आईटी का जो आज आपको हरे निशान में दिख रहा है, एक भी शेयर ऐसा नहीं है। क्या ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है वापस आने की, या फिर चेंज ऑफ हैंड्स ही माने कि अब आईटी से धीरे धीरे बैंकिंग हो रही है? क्योंकि बैंकिंग में इकलौता शेयर ऐसा इंडसइंड बैंक जो आज लाल निशान में है, थोड़ा बहुत फेडरल भी है बस। तो बैंकिंग के सारे शेयर्स ठीक हैं और आईटी के सारे शेयर्स प्रॉफिट बुकिंग के मूड में आ रहे हैं। ये चेंज ऑफ हैंड्स ही समझें क्या? एक बार जरा राजेश जी से चेक करते हैं। राजेश सर, एक बार जरा एचसीएल टेक आप चेक करो जो आज सबसे ज्यादा टूटा हुआ है। क्या ये कहीं नियर बाय सपोर्ट पे है या फिर और क्रैक इसमें बढ़ेंगे अभी एचसीएल टेक? तो देखिए डिम्पी जी, आईटी में परफॉर्मेंस तो आउट परफॉर्मेंस तो था, लेकिन माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल देखने को मिल रही है। हमें लगता है एचसीएल टेक के सेटअप के हिसाब से तो ये स्टॉक में 1300 के आसपास 1300-1290 ये एक अच्छा जोन है जहाँ पे अगर ये स्टॉक अवेलेबल होता है तो वापस बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। हमारा व्यू इसमें पॉजिटिव है। जैसे ही स्टॉक में 1360-70 के लेवल क्रॉस होंगे, ये स्टॉक में एक अच्छी बड़ी अपमूव यहाँ से कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। लास्ट 2-3 वीक पे अगर हम देखें तो काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना है और स्टॉक सेटअप देखें टेक्निकली तो काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप है। तो हमें लगता है डिप्स में 1300-1290 के आसपास अगर ये स्टॉक मिलता है तो बिल्कुल बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। स्टॉप लॉस रखें 1270 के आसपास। राइट गौरंग, सफायर फूड्स एक कंपनी हाल ही में लिस्ट हुई थी। इस स्पेस में बहुत ज्यादा रुचि है, उसका स्टॉक लेके आई है लिस्टिंग के बाद से। फॉलोअप बाइंग भी थोड़ी देखने को मिली थी। एक बहुत लंबी लिस्ट आई है बड़े इन्वेस्टर्स की जो मिल रहे हैं इनसे। सफायर फूड्स या फिर स्पेस पे आपकी कोई राय? इस कंपनी पर कवरेज नहीं करूंगा, मगर अजय मुझे लग रहा है कि जो हमारी कवरेज हाल ही में आईपीओ आए थे वहां पर दिव्यानी इंटरनेशनल है, बर्गर किंग है, जोमैटो है, ये जो कंपनियां हाल ही में आई थी वहां पर हमारी खरीदारी की राय है। और हमें लग रहा है कि एक चीज जो निवेशकों को ध्यान में रखनी चाहिए वो है कंपनी का कारोबार कैसा है, कंपनी के पीछे मैनेजमेंट कौन है, और अगर नया पेपर मार्केट में आता है आईपीओ के रूप में तो उसके मूल्यांकन जस्टिफाइड है या फिर ज्यादा महंगा है। ये कुछ चीजें अहम बातें हैं जो मेरे ख्याल से निवेशकों को ध्यान में रखनी चाहिए, चाहे वो आईपीओ में पैसे लगा रहे हो या लिस्टिंग के बाद खरीदारी की सोच रख रहे हो। गौरांग, आपको जाने दें उससे पहले आपके कोई डिस्क्लोजर्स? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। निजी रूप में हमारा कोई निवेश नहीं है, लेकिन हम इसी तरीके से राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं। श्योर, हैव अ नाइस डे गौरांग। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद अगेन एक स्पेशल डिस्कशन होगा बैंकिंग सेक्टर पे, जहां एक जबरदस्त रिवर्सल आया। पूरे फाइनेंशियल्स के ऊपर हम बात करेंगे एक ऐसे पर्सन से जो स्पेस को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं। निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर हमारे साथ जुड़ेंगे ऑन दी अदर साइड। कहीं मत जाइएगा, एक बड़ा स्पेशल डिस्कशन आपके लिए लाइनअप किया हुआ है। ऑलराइट, तो ये सौरभ मुखर्जी थे हमारे साथ मार्केट पर अपनी राय शेयर करते हुए। इस बीच हम देख रहे हैं कुछ सरकारी कंपनियां हैं जहां पर कि अच्छी तेजी दिख रही है। इसमें बामुल लॉरी देखिए 9% ऊपर है, नेशनल फर्टिलाइजर्स में 4% की मजबूती है, MRPL, HPCL, IOC यहाँ पर अच्छी आज तेजी बन रही है और सभी करीब 2 से 4% की बढ़त के साथ इस वक्त कारोबार कर रहे हैं। अच्छी तेजी यहाँ पर दिखाई दे रही है। राजेश, आपसे सवाल होगा, सरकारी कंपनियों में कोई एक स्टॉक है जो इस वक्त आपको अच्छा लग रहा है ट्रेड करने के लिहाज से?
तो पूजा जी देखिए, ऑयल मार्केटिंग कंपनी में एक बाइंग इंटरेस्ट जरूर बनते हुए दिख रहा है और हमें लग रहा है स्टेट ओन्ड कंपनीज में भी आज एक अच्छा ट्रैक्शन बनने को दिखता है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे बीपीसीएल पे फोकस किया जा सकता है। जिस तरीके से स्टॉक में करेक्शन के बाद रिकवरी का ट्रेड बन रहा है, हमें लगता है बीपीसीएल यहाँ से 405 410 तक की तरफ बढ़ता हुआ दिख सकता है। तो 385 के स्टॉप लॉस से बीपीसीएल बाय किया जा सकता है। एक और स्टॉक अगर हम देखें तो जीएसपीएल को भी यहाँ पे फोकस में रखा जा सकता है, जो अभी करीब ट्रेड कर रहा है 305 के आसपास। अगर इसको डेली सेटअप के हिसाब से एनालाइज करें तो 8 से 10 दिन का एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट स्टॉक में होते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके से स्टॉक में अब 300 रुपए के ऊपर अब ये स्टॉक सस्टेन करते हुए दिख रहा है, हमें लगता है ये स्टॉक अब यहाँ से 325 330 की तरफ भी आगे आने वाले समय में बढ़ता हुआ दिख सकता है। तो 295 के स्टॉप लॉस से जीएसपीएल को भी बाय किया जा सकता है। ऑलराइट, ठीक है। तो बीपीसीएल ये अच्छा लग रहा है। उसके अलावा जीएसपीएल कुछ कंपनियां हैं सरकारी कंपनी में से जीएसपीएल भी अच्छा लग रहा है। स्तरों पर देखिए अपने डेज हाई पर कारोबार कर रहा है। तो यह कुछ कंपनी है जहां पर कि आप नजर रख सकते हैं। राजेश, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक और मैनेजमेंट हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। एवरेस्ट कांतो के पुनीत खुराना इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और कंपनी ने अभी हाल ही में कुछ एक्सपेंशन प्लान भी अनाउंस किए हैं। करीब 4 लाख सिलेंडर की नई क्षमता बढ़ाने का भी प्लान है और सालाना 10 लाख सिलेंडर बनाने की क्षमता भी फिलहाल कंपनी की है। तो ये कुछ एक्सपेंशन प्लान्स हैं कंपनी की तरफ से। इस पर हम और ज्यादा आगे बात भी कर लेते हैं और हमारे साथ पुनीत खुराना इस वक्त जुड़ चुके हैं। पुनीत, बहुत बहुत शुक्रिया आज इटीना स्वदेश को अपना समय देने के लिए आपका। आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त जो नेचुरल गैस का शेयर है इंडियन एनर्जी में वो 6% के आसपास है, जो कि गवर्नमेंट सरकार प्लान करना चाह रही है 15% तक लेके जाने के लिए 2030 तक। तो अभी फिलहाल क्या प्लान है सीएनजी एरिया में कंपनी का? और इंडस्ट्री स्पेसिफिक अगर बात करें तो आपके एक्सपेंशन प्लान्स क्या हैं? अभी जैसे सीएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही फास्ट ग्रो कर रहा है। लास्ट 2 साल में 2000 सीएनजी स्टेशन से अभी हम लोग 3000 सीएनजी स्टेशन आ चुके हैं। तो गवर्नमेंट का अग्रेसिव प्लान है 10,000 सीएनजी स्टेशन लगाने का और सारे सीजीडी लगे हुए स्टेशन लगाने में। अभी ऑलरेडी 11th राउंड ऑफ बिडिंग भी हुआ है, बहुत सक्सेसफुल हुआ है। और गवर्नमेंट का प्रोग्राम जो है 10,000 स्टेशन, मुझे लगता है कि बहुत ही नेक्स्ट 5-7 ईयर्स में ही ये फिगर 3,000 से 10,000 तक पहुंच जाएगा। राइट, अगर ये बता सके हमें कि मार्केट पोटेंशियल आपको कैसा नजर आता है, स्पेशली इन लाइट ऑफ जो BS6 नॉर्म्स आ रहे हैं, कन्वर्जन हो रहा है ट्रेडिशनल फ्यूल्स का गैस की तरफ, तो आपका बिजनेस कैसे ग्रो सकता है इसमें? मार्केट तो बहुत ही बड़ा है। सीएनजी एक नई इंडस्ट्री है। पहले बहुत ही कम पॉपुलेशन व्हीकल ओईएम में आते थे, अभी बहुत ही लार्ज पॉपुलेशन आने लगे हैं। सारे सीवी पीवीज में सारा 30 to 40% पॉपुलेशन आ रहा है। तो इसका ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ही बड़ा है। जितने व्हीकल्स एग्जिस्टिंग व्हीकल्स भी सीएनजी पे कन्वर्ट हो रही है डीजल प्राइसेस बढ़ने से। सो पोटेंशियल तो बहुत ही लार्ज पोटेंशियल है इसका। पुनीत जी, आप जिस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में उसमें करीब 60% आपकी सेल्स जो है ऑटो और ऑटो की इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, वहां से आती है। तो एक बार जरा मेरे को बता पाएंगे आगे चल के इसके फोकस प्लान क्या है इसमें और कितना एक्सपेंड करना चाहते हैं आप? फ्यूचर ग्रोथ प्लान्स है सारा ऑटोमोटिव में, क्योंकि ऑटोमोटिव बहुत ही फास्ट ग्रो कर रहा है। तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट प्लान्स है वो सारे ऑटोमोटिव सेक्टर की तरफ सीएनजी सिलेंडर बनाने में ही है। इंडस्ट्रियल सेगमेंट हमारा हमेशा 15% एनुअली ग्रो करता है, तो वो कंटिन्यू टू ग्रो करेगा। पर ज्यादा एक्सपेंशन जो फास्ट हो रहा है वो हमारा सारा सीएनजी में हो रहा है और फ्यूचर में सारे एक्सपेंशन भी सीएनजी में ही आ रहे हैं। ओके, आपकी करंट अगर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात करें तो वो भी इस वक्त किस तरह की है? और हमने देखा कि हाइड्रोजन स्पेस में आपका बड़ा निवेश है, क्या आने वाले समय में भी आपका फोकस एरिया वही रहने वाला है? अभी हाइड्रोजन के लिए तो बहुत ही अर्ली डेज है। हाइड्रोजन का डिस्कशन चालू हुआ है। दूसरी देशों में भी अभी हाइड्रोजन का यूज अभी बस स्टार्ट हो रहा है। तो अभी सारी इंडस्ट्री, सारे स्टेक होल्डर्स को साथ में आके ये इंडस्ट्री बनना थोड़ा टाइम लगेगा। 5-6 साल लगेंगे हाइड्रोजन के लिए, तब हम हाइड्रोजन की तरफ भी सोचेंगे। पर अभी ज्यादातर हमारा फोकस सीएनजी की तरफ है, जिधर ज्यादा फास्ट ग्रोथ रेट है।
राइट, मार्जिन्स के बारे में अगर थोड़ा बता सके कि यहाँ से किस तरह के मार्जिन्स आप टारगेट करें इंटरनली, और जिस तरह के बिजनेस एनवायरनमेंट में हम हैं इस समय, कितना मार्जिन्स एक्सपेक्ट करना सूटेबल होगा? अब देखिए, मार्जिन्स का फॉरवर्ड लुकिंग तो हम कुछ ज्यादा स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं, बट जो प्रीवियस है उससे हम बेंचमार्क कर सकते हैं कि मार्केट्स ग्रो कर रही हैं, बहुत फास्ट मार्केट्स ग्रो कर रही हैं, सो मार्जिन्स आप प्रीवियस क्वार्टर्स का देख के कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। पुनीत जी, डेट को लेकर भी मेरा एक सवाल होगा। कंपनी के पास मार्च 2021 तक 203 करोड़ का डेट था। सितंबर आते आते 2021 के अंदर ही आपने 146 करोड़ रुपए का डेट रखा, यानी कि और सारा उतार दिया। ये 6 महीने में आपने डेट काफी स्पीड से उतारा है। आप डेट फ्री कब हो जाएंगे? अगर इसी स्पीड से चलते रहे तो लग रहा है कि अगले 2 क्वार्टर में आप डेट फ्री हो जाएंगे। यही है कि हम कंटिन्यूसली डेट रिड्यूस करते रहे हैं कंपनी का, और करते रहेंगे। नेक्स्ट ईयर तक हो सकता है कि हम पूरा डेट फ्री हो जाए। पुनीत, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि इस वक्त, क्योंकि हम देख रहे हैं ओमिक्रॉन के केसेस अब कुछ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, हालांकि इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो इस बार प्रिपेयर है तीसरी लहर में, लेकिन उसके बावजूद क्या कुछ सप्लाई चेन से जुड़ी दिक्कतें आपको लग रही हैं आने वाले समय में आप फेस कर सकते हैं? और एक और सवाल होगा मेरा, चाइना से जो मटेरियल आता है, इम्पोर्ट होता है, वहां पर आपकी डिपेंडेंसी कितनी है? हमने सप्लाई चेन, कोविड टाइम्स, डिफिकल्ट टाइम में भी सप्लाई चेन स्मूथली चल रहा था। सप्लाई चेन कंटिन्यूसली चलता रहेगा। देयर इज नो, कुछ सप्लाई चेन में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है हमारे। डिमांड पे आपका क्या व्यू बन रहा है? आपको बॉइंट दिखाई दे रही है डिमांड यहां से भी? कैपेसिटी तो है केटर करने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स, बट अभी मैं देख रहा हूं कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स का इतना डिमांड नहीं आ रहा है। हमने बहुत सारे ऑक्सीजन सिलेंडर ऑलरेडी सप्लाई कर चुके हैं, तो अभी कुछ ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर्स की डिमांड नहीं आ रही। पुनीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज 18 आवर्स देश को समय देने के लिए। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, उम्मीद करते हैं जल्दी आपसे वापस मुलाकात होने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। खैर, इस बीच अगर आप मार्केट्स पे फिर से नजर डालें तो बाजार के अंदर कुछ खास बड़ा बदलाव नहीं हो रहा अभी भी। अगर आप देखें तो निफ्टी के अंदर थोड़ा बहुत आंख मचोली जैसा चल रहा है, लेकिन हाँ, बैंक निफ्टी काफी अच्छे से चल रहा है। अब इसने 37,500 के लेवल को भी पार कर दिया फ्यूचर्स के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव है और जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग आपको आज फिर से बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर आती हुई दिख रही होगी। राजेश जी, इस बीच मार्केट को खुले हुए करीब 1 घंटा हो गया, कुछ और सौदे आपने नोटिस किए क्या? तो डिम्पी जी देखिए, फर्टिलाइजर स्पेस में, बैंकिंग स्पेस में, फाइनेंशियल स्पेस में काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और हमें लगता है थ्रू आउट द सेशन ये मोमेंटम यहाँ कंटिन्यू रहते हुए दिख सकते हैं। तो बैंकिंग स्पेस पे आईसीआईसीआई बैंक को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। जिस तरीके से स्ट्रेंथ यहाँ पे दिखा रहा है, हमें लगता है आईसीआईसीआई बैंक में 820 830 तक की अपसाइड पोजिशनल बेसिस पे आते हुए दिख सकती है। करंट लेवल से 775 के स्टॉप लॉस से आईसीआईसीआई बैंक बाय किया जा सकता है। सेम स्पेस में अगर हम देखें फाइनेंशियल स्पेस में, चोला फाइनेंशियल को भी यहाँ पे फोकस में रखा जा सकता है। जिस तरीके से वीकली सेटअप के हिसाब से 3rd वीक है जहां पे एक हायर हाई फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं, और जिस तरीके से डेली सेटअप पे एक ब्रेकआउट विजिबल है, हमें लगता है कि चोला फाइनेंस भी यहाँ पे एक अच्छा अपमूव कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। 590 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए चोला फाइनेंस को भी बाय किया जा सकता है 554 के स्टॉप लॉस से। और जो तीसरा स्टॉक अट्रैक्टिव लग रहा है वो है फर्टिलाइजर स्पेस से, और फर्टिलाइजर स्पेस में हमें चंबल यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। कोरोमंडल तो हमने ओपनिंग में पहले ही रिकमेंड किया, वो भी काफी अच्छा अपमूव दिखा रहा है। चंबल फर्टिलाइजर को भी यहाँ पे बाय किया जा सकता है। जिस तरीके से मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट चंबल फर्टिलाइजर पे हुआ है, हमें लगता है यहाँ पे 440 450 तक के अपसाइड चंबल फर्टिलाइजर में आते हुए दिख सकती है। 415 के स्टॉप लॉस से चंबल फर्टिलाइजर बाय किया जा सकता है। ठीक है राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय दिया, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। तो आपने बताया कि अभी भी आप फर्टिलाइजर स्पेस में थोड़ा बुलिश हैं। खैर, इस बीच प्रशांत खेमका से हमने कल बातचीत की थी और उनसे हमने अलग अलग सेक्टर्स के बारे में बात की थी, खासकर उनसे आईटी, बैंकिंग, इन सब पे चर्चा हुई है। एक बार सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। वैल्यूएशन जो देख रहे हैं अपने पूरे मार्केट के रिलेटिव हमेशा देखना
पड़ेगा एंड सिर्फ इंडियन मार्केट ओवरऑल जो वैल्यूएशन है वो ग्लोबल मार्केट्स के रिलेटिव देखना पड़ेगा। तो आज जहां यूएस मार्केट है एंड यूएस ग्लोबल मार्केट के वैल्यूएशन जहां पे बॉन्ड मल्टीपल्स और बॉन्ड्स के वैल्यूएशन है उनको मद्देनजर देखना पड़ेगा। तो वो सब मद्देनजर रखते हुए इंडियन मार्केट्स की वैल्यूएशन रीजनेबल है एंड उसको मद्देनजर रखते हुए ओवरऑल मिड कैप सेगमेंट का वैल्यूएशन भी आउट ऑफ प्लेस नहीं लगता, रीजनेबल लगता है। हाँ, एकदम स्मॉलेस्ट एंड माइक्रो कैप्स में अगर आप कहो तो माइक्रो कैप्स एंड सर्टेन सेगमेंट्स ऑफ द स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप एट द रिस्क ऑफ जनरलाइजेशन, नॉट ओवरऑल स्मॉल कैप्स नहीं कह रहा हूं कि अनरीजनेबल है या कुछ, बट कई सेगमेंट्स में हमें लगता है, हम लोग रॉन्ग भी हो सकते हैं, बट हमें लगता है कि कोई सेक्टर्स है जो बहुत थोड़े स्ट्रेच हो गए हैं, तो वहां पे थोड़ा बहुत रिस्क ऑफ करेक्शन लग सकता है, बट दे आर सो स्मॉल इन दी ओवरऑल मार्केट कि उससे पूरे मार्केट को कोई चिंता का विषय नहीं लगता। इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनियों ने पर्टिकुलरली द वेल रन आईटी सर्विसेज कंपनियों ने ये ट्रांजिशन बहुत अच्छी तरह कैप्चर किया है। रेदर देन लूजिंग मार्केट शेयर टू देयर वेस्टर्न काउंटरपार्ट्स एंड नॉट ओनली दी जो पुराने वेस्टर्न काउंटरपार्ट्स थे जैसे IBM, Capgemini एंड ऑल, बट रेदर देन लूजिंग ओवरऑल मार्केट शेयर कोई न्यू अपस्टार्ट्स की वजह से इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, ऑन द होल इंडियन आईटी सर्विसेज हैव कैप्चर्ड added to their market share, particularly जो नई डिजिटल टेक्नोलॉजीज है उस क्षेत्र में, एंड हेंस जो मार्केट का असेसमेंट था अबाउट दीज कंपनीज हैज इवॉल्व्ड ओवर द लास्ट 3 years, क्योंकि जो नेगेटिव व्यू था वो प्ले आउट नहीं हुआ, उल्टा बल्कि पॉजिटिव एग्जैक्ट ऑपोजिट व्यू, रियलिटी ऑपोजिट हो गई कि वॉल्यूम ग्रोथ एंड मार्केट शेयर ग्रोथ दोनों बहुत स्ट्रांग रहे, एंड हेंस वो जो अपने देख रहे हैं पिछले 3-4 साल में वो सिंपली रिकैलिब्रेशन फ्रॉम अ सप्रेस्ड मल्टीपल टू अ मोर नॉर्मल मल्टीपल, वो देखने को मिला है आईटी सर्विसेज में। अगर वो गलत व्यू ही नहीं होता 3-4 साल पहले तो हो सकता है इतने क्रश्ड मल्टीपल्स ही नहीं होते, वो स्टार्टिंग पॉइंट ही हायर होती एंड देन वहां से यहां तक रिटर्न्स इतने स्ट्रांग नहीं बनते और इतना लोगों को लगता नहीं कि आईटी सर्विसेज बहुत चल चुकी है एंड ऑल दैट, बट बिकॉज ऑफ दैट एनोमली और मिस्टेक इन द मार्केट ओवर द 3-4 years अगो, आज आईटी सर्विसेज जो है लगता है कि बहुत ज्यादा रन कर दिया है आईटी सर्विसेज ने। बट फ्रॉम अ वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव आज भी आप देखो तो चुनिंदा से चुनिंदा कंपनी आईटी सर्विसेज में बहुत ही रिस्पेक्टेबल वैल्यूएशन पे है, पर्टिकुलरली अगर आप कैश फ्लो मल्टीपल्स की बात करें और पी मल्टीपल्स को साइड में रखें तो कैश फ्लो मल्टीपल्स पे आईटी कंपनीज आज भी कई सारी आईटी कंपनीज सबसे अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। ऑलराइट, तो ये थे मार्केट पर राय दिग्गज एक्सपर्ट की, और इस पर अगर सेंसेक्स देखें तो 60,000 के पार भी निकल गया था, निफ्टी में भी इस पर 17,800 के ऊपर ही है, और आज क्लियरली जो सपोर्ट मिल रहा है वो बैंकिंग शेयरों से मिल रहा है। एक्सिस, ICICI, कोटक, ये कुछ फ्रंटलाइन स्टॉक्स है, इनमें आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। चलिए फिलहाल खरा सौदा में मेरे साथ इतना ही, मुझे डिम्पी और अजय को दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।